बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, मेन मेमोरी। जो चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है इसका बैकग्राउंड, इसकी स्वैपिंग टेक्निक्स, क्या स्वैपिंग होती क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या चीज़ है, सेगमेंटेशन, पेजिंग, पेज टेबल, और फिर उसके बाद हम इनकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने एक तो डिटेल प्रोवाइड करनी है वेरियस वेज की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी हार्डवेयर। हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स जिसमें हमारे पास पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आ जाती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका इंटेल जो है वो जो है इसकी पेजिंग एंड सेगमेंटेशन को कैसे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बैकग्राउंड ये है हमारे पास कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो प्रोसेस है वो उस वक्त बनेगा जब आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो डिस्क से मेमोरी के अंदर ला के प्लेस किया जाएगा, उसके बाद उसको रन किया जाएगा। मेन मेमोरी और रजिस्टर्स आर द ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। जो हमारे पास सेकेंडरी है उसको सीपीयू डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। आपकी जो सीपीयू की डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जिस डाटा पे उसने मैनिपुलेशंस करनी है या उसको जो इंस्ट्रक्शन उठानी है अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए वो जिन मेमोरीज़ की तरफ वो डायरेक्ट होता है उनमें सबसे पहले जो है वो आपका रजिस्टर्स है। और रजिस्टर के बाद अगर उसको वहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं होती जो उसको रिक्वायर्ड है, तो वो उसके बाद जो अपनी मेन मेमोरी की तरफ जो है वो रुख करता है। मेमोरी यूनिट ओनली सीज अ स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस, रीड रिक्वेस्ट और एड्रेस प्लस डाटा एंड राइट रिक्वेस्ट। डेफिनेटली जी, जो मेमोरी है इसके अंदर आपके पास एक एड्रेस मौजूद है और उसके पास कुछ डाटा मौजूद है। अब ये जो डाटा मौजूद है ये हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और कोई जो डाटा है उसको एज ए वर्किंग ऑन वेरिएबल भी मौजूद हो सकता है या कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद हो सकती है फॉर ए पर्टिकुलर जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद है। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका सीपीयू कर रहा है। तो जब भी मेमोरी यूनिट की तरफ आप देखते हैं तो आपको या तो एक मेमोरी एड्रेस मिल रहा होगा और साथ आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी कि इस एड्रेस से डाटा रीड कर लें। अब उस डाटा की बाद में इंटरप्रिटेशन आपके सीपीयू करेगा कि वो एज ए कमांड उसको रीड करेगा या एज ए डाटा उसको रीड करेगा जिसके ऊपर उसने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। या फिर आपके पास जो रिक्वेस्ट आ सकती है कि आपके पास एड्रेस मौजूद है और डाटा मौजूद है और एक राइटिंग की रिक्वेस्ट आई हुई है कि एक एड्रेस है और उसके ऊपर आप जो डाटा मौजूद आपको दिया गया है उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके आप राइट कर दें। रजिस्टर एक्सेस इन वन सीपीयू साइकिल और लेस। आपका जो रजिस्टर्स हैं क्योंकि सीपीयू के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, जिसके अंदर वो वर्किंग करना उसके लिए बहुत आसान है। जो मेमोरी स्टॉलिंग है, यानी जब हम मेमोरी की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए, या वहाँ से डाटा पिक करने के लिए या वहाँ पे प्लेस करने के लिए, तो वहाँ पे हमारा जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के दरमियानी फ़ासले को जो हम टाइम की सूरत में भी देख रहे हैं, तो वो हम मिनिमाइज़ करने के लिए हम इन दोनों के दरमियान में एक छोटी सी मेमोरी और इंस्टॉल कर देते हैं जिसको हम कैश कहते हैं। ये मेमोरी और रजिस्टर्स के दरमियान का है ताकि ये हमारे पास जो मेन मेमोरी का जो टाइम ज़्यादा कंजम्पशन है उसको थोड़ा कम कर सके। लेकिन डेफिनेटली ये रजिस्टर्स से इसका जो टाइम है वो ज़्यादा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हाई स्पीड कर देते हैं ताकि हम जितना टाइम सेविंग कर सकते हैं वो कर लें। प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी भी हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि हमारा डाटा जो है वो करप्ट ना हो और हम जो है वो एक्चुअल जो सही ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए हम वही कर सकें। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हमें किसी एक प्रोसेस के लिए कोई डाटा चाहिए या उसको हमने प्लेस करना है, तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस है तो उसको हमने कुछ मेमोरी एलोकेशन की हुई है। तो जब हमने उस प्रोसेस की मेमोरी जो है वो उसके अंदर डाटा प्लेस करना है, तो हमें पता हो कि जो हम डाटा प्लेस करने जा रहे हैं या रीड करने जा रहे हैं वो सही जगह से कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा प्रोसेस कहाँ
मेमोरी के अंदर जो पड़ा हुआ है वो कहाँ से लेके कहाँ तक उसको मेमोरी एलोकेट हुई हुई है। तो उसका हमारे पास चीज़ ये है कि हमारे पास उसका एक बेस एड्रेस मौजूद होगा जहाँ से वो प्रोसेस की मेमोरी स्टार्ट होती है, और एक लिमिट होगी जहाँ तक उसकी मेमोरी जो है वो एंड होती है, और उसके बाद जो है वो एक और प्रोसेस जो है वहाँ से इनिशिएट हो जाता है। तो हार्डवेयर के अंदर जो हम एड्रेस प्रोटेक्शन करते हैं वो किस तरह है कि आपके पास जो लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम योर सीपीयू, वो उसके हम सबसे पहले एक तो ये देखते हैं कि वो जो है वो बेस एड्रेस जो है उससे उसका एड्रेस जो है वो बड़ा हो। अगर तो वो बड़ा नहीं है तो दैट मीन्स कि आप जिस प्रोसेस की तरफ देखना चाह रहे थे या जिस डाटा को या जिस मेमोरी को एड्रेस करना चाह रहे थे आप उसकी लिमिट से बाहर निकल गए, या आप उसके कह लें कि आप उसके लिमिट से किसी और प्रोसेस के अंदर देखना शुरू हो गए। सो आपका जो एड्रेस है उसके अंदर कोई इशू मौजूद है। अगर तो ये चीज़ नहीं है और आपका बेस एड्रेस से ही बड़ी वैल्यू मौजूद है, तो फिर आप उसको चेक करेंगे कि जो आपकी एड्रेस वैल्यू आई है, आप बेस एड्रेस के अंदर आपकी लिमिट अगर ऐड करें तो वो आपकी मैक्सिमम लिमिट तक जाना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि बियॉन्ड जाएगा तो फिर उसके बाद एक और जो प्रोसेस है वो उसकी रेंज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम ये करते हैं कि हम इसको भी यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये अपर लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर तो ये अपर लिमिट से बाहर नहीं जा रहा तो हम इसकी प्रोटेक्शन हमारी ओके है, तो हमारा जो एड्रेस है वो बेस और बेस प्लस लिमिट के दरमियान में ही एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको आगे मूव करने देते हैं ताकि वो हमारे पास जो एक्चुअल डाटा है वो मेमोरी से पिक कर ले या उसको वहाँ पे प्लेस कर दे। और अगर वो इन दोनों के अंदर सी रेंज से बाहर निकलता है तो वो डेफिनेटली एक ट्रैप क्रिएट करेगा, एक एरर जनरेट करेगा कि जी आपका जो एड्रेस है वो या रेंज से बाहर जा रहा है या बेस एड्रेस से बाहर जा रहा है। एड्रेस की जो बाइंडिंग है हम उसके अंदर देखते हैं कि उसकी एड्रेस बाइंडिंग किस तरीके से होती है। प्रोग्राम ऑन अ डिस्क रेडी टू बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी टू एग्जीक्यूट फ्रॉम एन इनपुट क्यू। अब आपके पास जो प्रोग्राम है वो जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेके आएंगे इनपुट क्यू के अंदर, तो वो डेफिनेटली एक जो है आपका रेडी हो जाएगा जहाँ पे वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकता है। विदाउट सपोर्ट मस्ट बी लोडेड इनटू एड्रेस टेट्रा 0। आप उसको जो है वो डायरेक्टली उसमें लोड कर सकते हैं। इनकन्वीनियंट टू हैव फर्स्ट यूज़र प्रोसेस फिजिकल एड्रेस ऑलवेज एट टेट्रा 0, हाउ कैन इट बी। अब चीज़ ये है कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं या आपका प्रोग्राम है वो आप जब भी इवन अपनी कोडिंग में अगर देखेंगे तो जब उसको अगर आप सपोज़ आपने कोई सी में प्रोग्राम लिखा है और अगर उसको आप असेंबल करके देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो पहला इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो टेट्रा 0 पे पड़ी हुई है, और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो आगे जो है वो राइटिंग के अंदर मज़ीद एड्रेसेस कंज्यूम करता जाता है, मज़ीद लोकेशंस कंज्यूम करता जाता है। लेकिन अगर तमाम के तमाम अगर आपके प्रोग्राम्स देखें और सारे के सारे वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो आपकी मेन मेमोरी है अगर ये सबका ही डाटा वो टेट्रा 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो स्पेस है वो एक ही एड्रेस स्पेस के ऊपर यानी एक ही लोकेशन के ऊपर आपको मल्टीपल डाटा मौजूद है। तो ये तो आपकी चीज़ें फिर ओवरराइट होना शुरू हो जाएंगी और वो चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर एक प्रोग्राम ए है उसका डाटा भी लोकेशन 0000 पर मौजूद है और प्रोसेस बी है उसका डाटा भी 0000 पर मौजूद है, तो एक्चुअली वहाँ पे किसका डाटा मौजूद है, तो ये फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो 0000 है ये आपकी प्रोसेस की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मौजूद है। लेकिन जब हम फिज़िकल एड्रेसिंग के अंदर जाते हैं तो बेसिकली आपकी लॉजिकल जो है जो आपका प्रोसेस है जब आप जिस लोकेशन पर जाएंगे तो ये उसके आगे ऑफसेट क्रिएट हो रहा होगा। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि अगर आपके पास ये मेमोरी है और मेन मेमोरी का 00 तो कोई और लोकेशन होगी, लेट से हम यहाँ पे जो प्रोसेस P1 की बात कर रहे हैं तो इसकी जो 00 है वो ये वाली बेस के साथ होगी, क्योंकि ये इसकी पहली इंस्ट्रक्शन है, इसकी सेकंड इंस्ट्रक्शन है, इसकी फोर्थ इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पे प्लेस होती जा रही है। लेकिन ये प्रोसेस P1 की है, लेकिन प्रोसेस P1 मेन मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है। इस प्रोसेस P1 का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको आप बेस एड्रेस कहते हैं। सो जब भी आप मेन मेमोरी के अंदर इसकी देखेंगे तो जब आपको बाइंडिंग क्या करनी पड़ेगी, ये आपको फर्स्ट जो है वो तो लोकेशन मिल गई कि वो आपके यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये एक्चुअली मेन मेमोरी में कहाँ पे मौजूद है
इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकल एड्रेस के साथ इसको बाइंडिंग करनी पड़ेगी। फिजिकल एड्रेस ये है कि आपकी जो पूरी की पूरी पूरी की पूरी मेमोरी है वो ज़ीरो, उसका 0 0 है, वो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वो माइट भी 0 0 0 0 तक का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ना हो सकता है वो 32 बिट एड्रेस हो सकता है वो 64 बिट का एड्रेस हो। तो ये जो आपका 0 0 है ये आपके प्रोग्राम का 0 0 है, आपकी मेन मेमोरी का 0 0 नहीं है। सो इसको मेन मेमोरी के साथ कंसाइड करने के लिए इसका बेस एड्रेस देखना पड़ेगा कि ये इसका बेस एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है। सो आप इसके प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ उसको ऐड करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम योर लॉजिकल एड्रेस टू योर फिजिकल एड्रेस ऑफ योर मेमोरी। सो इसको आप क्या करते हैं, ये आपकी बाइंडिंग हो जाएगी। So further addresses represent in a different way at different stages of a program life. Source code address usually symbolic. जो आपसे सोर्स कोड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो एड्रेसिंग है वो सिंबॉलिक वे के अंदर रिप्रेजेंट हो रही होती है। कंपाइल्ड code address bind to relocate address that is 14 bytes from the beginning of the module. जब आप कंपाइलेशन करते हैं तो फिर आपको जो है वो एड्रेसेस को रीलोकेट किया जाता है। उसके बाद जब आप लिंकिंग करते हैं तो उससे भी आपकी रीलोकेशन होती है। लिंकर एंड लोडर विल बाइंड द रीलोकेटेबल एड्रेस टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस। और उसके बाद आपको कहता है ईच बाइंडिंग मैप्स वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। तो अब आपके पास ये है कि जितना जितना आप यानी जब आप सी के कोड में कर रहे हैं तो आपको लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 नज़र आ रही है। जब आप उसको असेंबल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक लोकेशंस नज़र आना शुरू हो गई कि वो आपका जो है मेमोरी एड्रेसेस नज़र आना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे आपके पास लेबल्स हैं, लेबल्स की जगह एड्रेसेस आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद आपके जो है रीलोकेटेबल एड्रेसेस आना शुरू हो जाते हैं जो फिजिकल के साथ में माउंटिंग शुरू हो जाती है। सो जब आप बाइंडिंग करते हैं तो ये भी हमें मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर, फिर इस तरह हमारी बाइंडिंग भी हमारे पास मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर हो रही है। एक कंपाइल टाइम पे हो रही है, लोडिंग टाइम पे हो रही है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो है हमारी बाइंडिंग हो रही है एड्रेसिंग की। सो पहले हम देखते हैं कंपाइल टाइम पे कौन सी है। इफ़ मेमोरी लोकेशन नॉन अ प्रायर एब्सोल्यूट कोड, अगर आपको एब्सोल्यूट कोड है और आपको पता है कि आपने किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डाटा उठाना है या कहाँ पर रखना है, फिर तो आपके जो है वो कंपाइल टाइम पे ही आप उसका एड्रेस एग्जैक्टली दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहीं पर ही आपका प्रोग्राम जो है वो आकर रिजाइड कर सकता है अगर वो इतना ही क्रिटिकल लेवल का है। मस्ट रिकम्पाइल कोड इफ़ स्टार्टिंग लोकेशन चेंजिंग, सो दैट मीन्स कि फिर अगर आपको उसको रीलोकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको उसकी कंपाइलेशन दोबारा करनी पड़ेगी प्रोग्राम की, और वहाँ से ही आपकी वर्किंग दोबारा शुरू होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे एड्रेसेस जो आपने जनरेट किए थे, जो आपने एग्जैक्ट एड्रेसेस दिए हुए थे, आपको वहाँ से चेंज करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आ जाती है लोड टाइमिंग की जो बाइंडिंग है। मस्ट जनरेट अ रीलोकेटेबल कोड इफ मेमोरी लोकेशन इज़ नॉट नोन एट कंपाइल टाइम। अगर आपको लोकेशन का कंफर्म नहीं है कि आपका जो है कंपाइल टाइम पे कौन सी लोकेशन के ऊपर से आपने डाटा रखना या उठाना है, या आपका प्रोग्राम कहाँ पर जाकर रिजाइड करेगा एग्जैक्टली, तो फिर आप उसको रीलोकेटेबल जो है वो प्रोग्राम को रखते हैं और उसकी जो बाइंडिंग है वो आप जो है वो लोडिंग टाइम पे आप करते हैं। तीसरी आपके पास आ जाती है एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर जो आपकी बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग डिलेड अनटिल रन टाइम इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर। नीड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर एड्रेस मैप्स, दैट इज़ के बेस और लिमिटेड रजिस्टर आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको जो है एग्जीक्यूशन टाइम पे इवन वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट मूव करना पड़ता है तो वहाँ पे जो है आपकी जो बाइंडिंग आएगी वो आपकी एग्जीक्यूशन लेवल की होगी। यहाँ पे जिस तरह भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपको देखना पड़ता है कि आपका बेस और लिमिट रजिस्टर्स आपको समझते हैं कि प्रोग्राम का यहाँ से स्टार्ट होता है और इतना ही मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो दोनों को ऐड करते हैं तो हमें पता होता है कि इस रेंज के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो मेमोरी जो है अगर आपने कोई एड्रेस की है तो वो यहाँ पर मौजूद हो सकती है। तो ये फिर एक आपको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए जो इस चीज़ को इंश्योर करता है, जिस तरह हमने पीछे देखा कि वो कंपैरिजन करके देख रहा है कि क्या वो बेस रजिस्टर से अब बड़ी वैल्यू मौजूद है प्लस उसकी जो लिमिट है वो उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हमें फिर मैपिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड हो जाती है।
सो लेट्स से अब इसको हम स्ट्रक्स के अंदर देखें तो हमारे पास जो सोर्स को प्रोग्राम तैयार हुआ है, फिर उसके बाद आप इसकी कंपाइलेशन करते हैं या असेंबलिंग करते हैं, उस टाइम पे जो आप एड्रेसिंग करवा रहे हैं, बाइंडिंग करवा रहे हैं, वो आपकी कंपाइल टाइम की आ गई। इसके बाद आपका जो बनता है वो आपका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बनता है, और दूसरे जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैं वो इनके साथ आके लिंक होते हैं। और जब ये लिंकिंग हो रही है और लोडिंग मॉड्यूल तैयार होता है और लोडर में जाता है, उसके साथ फिर आपकी सिस्टम लाइब्रेरीज आके इंटीग्रेट होती हैं, तो ये वो जगह है जहाँ पे आपका लोड टाइम जो है वो बाइंडिंग होती है एड्रेसिंग की। अब ये है जब आपने इसको एग्जीक्यूशन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो आप बाइंडिंग करवा रहे हैं डायनामिक लाइब्रेरीज के साथ, जो आपकी लाइब्रेरी उनके साथ जब आप इनको यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपकी एक डायनामिक लिंकिंग रेडी हो रही है जो रन टाइम पे एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं। अब ये जो बाइंडिंग हो रही है एड्रेसिंग की, ये आपकी कहलाती है एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। अब हम देखते हैं कि लॉजिकल एड्रेसेस जो है और फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस वो होते हैं जो सीपीयू जनरेट करता है, यानी आपने एक एड्रेस विद इन द प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, आपने पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, फिर दूसरी की, तीसरी की, अब वो आपको चौथी या पांचवी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन के लिए वो कह रहा है कि पांचवी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट कर दें। जो पांचवी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है वो उसका एड्रेस देगा जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। तो लेट से कि अगर आपकी ये मेमोरी है और यहाँ पे आपका एक प्रोसेस मौजूद है, उसने आपकी पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, दूसरी को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, तीसरी को, चौथी को, तो उसने पांचवी को पॉइंट कर रहा है, वो आपको पांचवी का पॉइंटर बता रहा है, तो ये इसका लॉजिकल एड्रेस है इस प्रोसेस की जो पांचवी इंस्ट्रक्शन मौजूद है। लेकिन ये पूरी मेमोरी जो आपकी मेन मेमोरी मौजूद है, इसके अंदर ये पांचवी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए मुझे मेमोरी के रेफरेंस पॉइंट से देखना पड़ेगा। जब इसके रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो ये पॉइंट मेमोरी के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है, वो फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो इसके 0 से स्टार्ट हो रहा, मेमोरी के 0 से। तो ये मेमोरी के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है एग्जैक्टली के अंदर, जो हमारे फुल स्केल मेमोरी है, पूरी रैम मौजूद है, उसके अंदर कहाँ है, तो वो हमें एड्रेस कौन सा बताएगा, वो हमें फिजिकल एड्रेस बताएगा, जो मेमोरी का मेन एड्रेस है। जो सीपीयू जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस है, जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। आप जो लॉजिकल एड्रेस है उसको यूज़ करते हुए हम फिजिकल एड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें ये पता है कि ये लेट से प्रोसेस P2 है और ये स्टार्ट हो रहा है 0 लेट से 10 से, तो हमें ये पता है कि 0010 से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाली लोकेशन जो है इसकी जो है वो पॉइंट आ जाता है 08। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ तक का तो ऑलरेडी डिस्टेंस मौजूद है, इसके अंदर हम ये वाला डिस्टेंस जो है वो ऐड करेंगे, तो हमारे पास मेमोरी का जो एग्जैक्ट लोकेशन है फिजिकल एड्रेस वो हमारे पास यहाँ तक मौजूद हो जाएगा। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमारे पास क्या होती है, इज़ अ सेट ऑफ ऑल द लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम, और फिजिकल एड्रेस स्पेस वो है इज़ अ सेट ऑफ ऑल द फिजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम, दैट इज़ के आपकी मेन मेमोरी के अंदर जो है वो जो है कहाँ पे आपका डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, हम उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि आपकी मेमोरी की डाटा मूवमेंट और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रन टाइम मैप्स वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, जब आपके पास आप जब सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, उसने तो वर्चुअली एड्रेस जनरेट कर दिया, वर्चुअल एड्रेस जनरेट कर दिया, उसको आपको फिजिकली एक जगह से जाके एक वेरिएबल को उठाना है, तो उसने आके सीपीयू ने तो वर्चुअली एड्रेस जनरेट कर दिया, उसकी बाइंडिंग की जाएगी फिजिकल एड्रेस के साथ और देखा जाएगा कि फिजिकली वो कौन सी लोकेशन पर वो डाटा मौजूद है, ताकि आप उस डाटा को वहाँ से पिक कर सकें या उस लोकेशन पर जाके प्लेस कर सकें। तो ये आपका काम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा कि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगा और वहाँ से वो डाटा जो है उसको पिक या प्लेस कर सकता है, तो वो उसकी बाइंडिंग करे। इसके लिए हमारे पास जो आपके पास बाइंडिंग है उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार मौजूद हैं जो कि हम आगे कवर भी करेंगे। द यूज़र प्रोग्राम डील्स विद दी लॉजिकल एड्रेसेस, हमने पहले भी देख लिया था, इट नेवर सीज द रियल एड्रेस। आपका जो प्रोग्राम है उसको नहीं
इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम कि आपका फिजिकली मेमोरी के अंदर वो डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, वो प्रोग्राम के अंदर कहाँ पड़ा हुआ उसको उससे कंसर्न है, क्योंकि आपका वो प्रोग्राम जहाँ पे भी जाके रिजाइड करेगा फिजिकल एड्रेस उसके हिसाब से वो रेडी हो जाएगा। एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग अकर्स व्हेन अ रेफरेंस इज मेड टू अ लोकेशन इन अ मेमोरी। तो आपको जब मेमोरी के अंदर आपको जो है वो डाटा प्लेस पिक कर या प्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रियल टाइम के हिसाब से जो है वो या आपके डायनामिक लोडिंग के हिसाब से जो है या आपकी एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग के हिसाब से वो उसको जो है वो वहाँ से पिक एंड प्लेस कर सकता है। लॉजिकल एड्रेस इज बाउंड टू फिजिकल एड्रेस डेफिनेटली जी, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपका जो विद इन द प्रोग्राम है वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। प्रोग्राम इटसेल्फ मेमोरी में कहाँ पड़ा है वो उसका एक ऑफसेट मौजूद है। जब हम फिजिकल मेमोरी के अंदर देखना चाहेंगे कि आपकी वो पर्टिकुलर डाटा कहाँ पे है, तो हम प्रोग्राम के उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप उसके 0 के साथ कंसाइड कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका फिजिकल मेमोरी के अंदर वो डाटा किस जगह पर प्लेस्ड है। आपका लेट्स से कि एक जो है प्रोग्राम के ऊपर जो आपका सीपीयू वर्क कर रहा है वो एक जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस विच इज़ 346। अब ये जो डिस्प्लेस्ड डाटा है, यानी आपका जो प्रोग्राम था उसके अंदर लोकेशन नंबर 346 पर आपने जाना है। ये आपकी है 346, ये है आपका प्रोसेस P1 लेट्स सी, उसके अंदर 346 के नंबर पे आपने जाना है। अब रीलोकेटिंग रजिस्टर क्या कर रहा है, हमें ये पता है कि ये प्रोसेस जो है वो 14,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे फिजिकल मेमोरी के अंदर से जो डाटा चाहिए होगा वो मुझे कहाँ से चाहिए होगा, वो 14,000 जो उसका जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर किस लोकेशन पर मौजूद है, किस ऑफसेट के ऊपर जाके मुझे ये पर्टिकुलर डाटा मिलेगा, वो है 346। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा और मेरे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा दैट इज़ 14346, और इस लोकेशन के ऊपर जाके मैं मेमोरी से जो है लेट्स से वो इस जगह पर मौजूद है, वो यहाँ से जाके वो डाटा मैं पिक कर लूँगा। अब डायनामिक लिंकिंग क्या है? डायनामिक लिंकिंग हमने बात की कि डायनामिक लिंकिंग जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके हम यानी रन टाइम पे हम देखते हैं कि हमारी जो है वो कहाँ पे डाटा या प्रोग्राम प्लेस्ड है, उसके हिसाब से हम रन टाइम पे हमें जो डाटा रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से हम लिंकिंग जनरेट करते हैं। स्टैटिक लिंकिंग ये है कि सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इन दी बाइनरी प्रोग्राम कोड इमेज। आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर ही आपने एक लिंकिंग इस्टेब्लिश कर दिया कि ये डाटा इधर पड़ा है और ये वाला कोई डाटा भी जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मौजूद है, आप उनसे डाटा उठा लें। डायनामिक लिंकिंग के अंदर आप स्टब्स क्रिएट कर देते हैं, कुछ आप पॉइंट्स जनरेट कर देते हैं। लेट्स से कि आपको डाटा ये जो है वो पॉइंट ए से मिलेगा। अब ये ए पॉइंट जो है वो इधर आपने लिखा है और इसके नीचे इसका जो डाटा है वो आपका प्लेस्ड है। तो आपने जब भी डायनामिक लिंकिंग होगी तो आप देखेंगे अच्छा ए जो है वो लोकेशन इस पर मौजूद है और वहाँ से आप ऑटोमेटिकली इसको रीलोकेट कर लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। कि जिस तरह आप ये कर सकते हैं कि आपके फंक्शंस हैं, अब वो आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, प्रोग्राम ए जो है वो बी के अंदर कॉल होना है। अब ए प्रोग्राम जो है वो आपने यहाँ पर नेम लिख दिया कि आपने ए को कॉल करना है बी के अंदर। अब ए किधर पड़ा हुआ है आपको अभी कंसर्न नहीं है, आप डायरेक्टली देखेंगे आपने इनके एड्रेसेस डायनामिक टाइम के ऊपर आपने देख लिया कि ए कहाँ पर मौजूद है और उस वक्त आपने ए का जो भी एड्रेस मौजूद होगा उसके साथ आपने ए जो एक सिंबल आपने लगाया हुआ था उसके साथ उसको आप रिप्लेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब भी ए को कॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली उस एड्रेस को कॉल कर लेगा और उस एड्रेस से जो है आप उसकी पर्टिकुलर जगह पर मौजूद डाटा या फंक्शन या किसी और कोड को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। Now the next thing is your swapping. A process can be swapped temporarily out of the memory to a backing store and then brought back into the memory for continuation of the execution. Swapping basically ये है, जब हमने context switching भी देखी तो ये है क्या, आपने कोई वर्किंग हो रही थी किसी डाटा के ऊपर, वो आपने उसको उठाया और साइड पर कर दिया और उसकी जगह जो है दूसरे डाटा के ऊपर आपने वर्किंग शुरू कर दी या किसी और प्रोग्राम पे आपने वर्किंग शुरू कर दी। तो ये आपने क्या किया, आपने स्वैप कर दिए उन दोनों चीज़ों को, प्रोसेस ए को प्रोसेस बी के साथ ने स्वैप किया और प्रोसेस बी पे आपने वर्किंग शुरू कर दी। जो आपने समझा कि प्रोसेस बी पे मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस ए पे काम करना है, तो आपने प्रोसेस बी को जो है वो मेमोरी से साइड पर कर दिया और ए को लिया और उसके ऊपर आपने वर्किंग शुरू कर दी। तो बेसिकली द आइडियोलॉजी इज़ दैट।
प्रोसेस कैन बी स्वैप टेम्परेली आउट ऑफ द मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर। आप बैकिंग स्टोर आपका एक मेमोरी मौजूद है, आप ने अगर स्वैपिंग करनी हो कि आपने प्रोसेस ए से रिसोर्सेज लेके बी को देने हैं और आपने उस पर वर्किंग करने के बाद आपने दोबारा प्रोसेस ए की तरफ आना है, तो आप प्रोसेस ए को उठा के बैकिंग स्टोर में डाल देंगे, प्रोसेस बी को वहाँ से लेके आएंगे और उसको एग्जीक्यूशन में डाल देंगे। जब आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस बी की कंप्लीट हो जाती है, जब आप समझते हैं कि मुझे प्रोसेस ए के ऊपर जाके या इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रोसेस बी से को स्वैप करेंगे प्रोसेस ए के साथ और अब आप जो है वर्किंग शुरू कर देंगे प्रोसेस ए पे। So total physical memory space of processes can exceed physical memory। टोटल जो आपका प्रोसेसेस जो हैं, लेट से कि आप प्रोसेस ए बी, आपका जो मेमोरी है लेट से कि वो कंटेन करती है 32K, लेकिन आपके पास जो 4 प्रोसेसेस मौजूद हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4, इनकी जो मेमोरी है जो इनको रिक्वायर्ड वो ज़्यादा हो सकती है। लेट से कि प्रोसेस 1 को हम दे देते हैं 15, के 5K 10K। सो अगर आपके चारों प्रोसेस भी मौजूद हैं इस मेमोरी के अंदर तो ये पॉसिबल है। उसकी वजह ये कि आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे जो है वो मेमोरी को कंटेन नहीं कर रहा। आपको जितना डाटा रिक्वायर्ड है या प्रोग्राम का जो पोर्शन आपको रिक्वायर्ड है अपनी वर्किंग के लिए, आप पूरा प्रोसेस उठा के जो है वो उस वक्त जो है फिज़िकल मेमोरी को जो है वो उसके अंदर आके आप प्लेस नहीं कर रहे। लगता है कि आपका पूरा प्रोसेस जो है वो आपकी मेमोरी से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जितनी आपके रिक्वायरमेंट है उतने का चंक आप लेके आए मेमोरी के अंदर, उसको आप वर्किंग को कंप्लीट करवाएं और वर्किंग करवा के तो आप उस चंक को आप मेमोरी से बाहर निकाल दें और उसकी जगह उसका रिप्लेस्ड वर्जन जो है या आप कहने के उसका जो नेक्स्ट चंक है, लेट्स से कि इसके जो पोर्शंस बने हुए हैं वो मुख्तलिफ हिस्से हैं, आप इसका पोर्शन 1 को लेके आते हैं, अपनी वर्किंग कंप्लीट करवाते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं प्रोसेस 2 के पोर्शन 2 के साथ, देन पोर्शन 3 एंड देन पोर्शन 4। जितने की रिक्वायरमेंट है उसको आप मेन मेमोरी में लाएं और अपनी वर्किंग को कंप्लीट करें। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसकी डाटा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन आपकी मेमोरी छोटी है, तो आप क्या कर रहे हैं, जितना डाटा रिक्वायरमेंट है उतने को लेके आएँ, उसको प्लेस करवाएं, वर्किंग कराएं, उसको निकालें और बैकिंग स्टोर में डाल दें और वहाँ से आपको दूसरा पीस चंक लेके आएँ और उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दें। बैकिंग स्टोर क्या है? अ फास्ट डिस्क लार्ज इनफ टू अकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स, मस्ट प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दीज मेमोरी इमेजेस। अब ये बैकिंग स्टोर क्या है, ये इतनी इनफ है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे लाके अपनी वर्किंग को कंप्लीट करवा सकता है, अपनी इमेजेस को रख सकता है, जिसको आप आगे जो है यूटिलाइजेशन में लेके जा सकते हैं। रोल आउट एंड रोल इन, आप किसी को स्वैप करके आउट जो है वो मेमोरी से बाहर निकालेंगे तो वो आपका रोल आउट हो जाएगा। रोल इन जो है वो जब उसको आप लेके आएंगे तो वो आपका स्वैप करके लेकर आएंगे तो वो आपकी जो है वो रोल इन कहलाएगा। स्वैपिंग वेरिएंट यूज फॉर प्रायोरिटी बेस्ड स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट, सो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूट, जिसकी अब आपने अंदर मेमोरी के अंदर लेके आना है फॉर वर्किंग, वो डेफिनेटली उसकी प्रायोरिटी जो है वो उससे ज़्यादा हो रही है जो कि लो प्रायोरिटी था जिसको आपने स्वैप करके बाहर निकाला। तो वो जब आप लिए करके लेके आएंगे तो आप इसकी रोल आउट एंड रोल इन कर रहे हैं कि आप एक प्रोसेस को लेके बाहर जा रहे हैं और दूसरे को लेके अंदर आ रहे हैं फॉर वर्किंग। मेजर पार्ट ऑफ स्वैपिंग टाइम इज ट्रांसफर टाइम और टोटल टाइम ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप। अब जो आपका टाइम एक बीच में यूजलेस वर्किंग तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आपकी ऐसी वर्किंग है जिसके अंदर आपका जो मीनिंगफुल वर्किंग है वो नहीं हो रही, वो है आपका स्वैपिंग टाइम। यानी जितने मेमोरी आपने खाली करवाई है प्रीवियस प्रोसेस से और वो एलोकेट की है नए प्रोसेस को, ये टाइम जो है इसमें आपका जो मेमोरी स्वैपिंग हो रही है इसके अंदर आपकी कोई
वर्किंग्स परफॉर्म नहीं हो रही, सिर्फ मेमोरी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हो रही है। So memory system maintains a ready queue for ready to run processes which have memory image on the disk. अब आपका जो एक रेडी क्यू है वो मेंटेन रखेगी एक क्यू ऑफ प्रोसेसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है, यानी जिस तरह हम पहले भी हमने देखा कि प्रोसेस क्यू हमारे पास मौजूद होती हैं कि हमारे पास जो जो रेडी होते जा रही हैं उनको हम जो है प्रोसेस के लिए लेके आते हैं, वो वर्किंग करते हैं और वर्किंग करने के बाद जो है प्रोसेस जो है वो हमारे पास बाहर निकलता जाता है। इस तरह यहाँ पे जब रेडी क्यू है जिनको हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं उनकी एक क्यू बनाते हैं और वो क्यू के अंदर जिसको वक्त मिलता जाता है, जिसको रिसोर्सेज मिलते जाते हैं वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो है वो प्रोसेसेस जो हैं वो अपने आप को स्वैप आउट करवा लेंगे और उसकी जगह दूसरा जो प्रोसेस है वो स्वैप इन होगा और अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेगा। डज द स्वैपिंग आउट प्रोसेस नीड्स टू स्वैप बैक टू द सेम फिजिकल एड्रेसेस? डिपेंड करता है कि जी आपको जो है एक तो सेम जगह पे लाने की ज़रूरत है या नहीं। जिनको आपने प्रोसेस को स्वैप आउट किया है, जो आप स्वैप इन करें तो आप उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे ला कर रखें। ये मैटर करता है आपकी बाइंडिंग मेथड के ऊपर। अगर जितना आपने स्टैटिक बाइंडिंग की हुई है या आपने कंपाइलर लेवल के ऊपर बाइंडिंग की हुई है तो वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर हमने एड्रेसेस डिफाइंड किए हुए कि इस जगह पर आके आपका जो है वो यहीं से वैल्यू उठानी है या यहीं से आपने डाटा उठाना है, तो वो तो अगर एग्जैक्टली वही जगह है तो फिर तो मसला बनेगा, आपको वही लोकेशन चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है और लेट से कि आपकी बाइंडिंग जो एग्जीक्यूशन लेवल की बाइंडिंग है तो वहाँ पे मैटर नहीं कर रहा कि डायनामिक बाइंडिंग है, आप वैल्यू वहाँ पर मौजूद है या नहीं, आपकी कहीं और भी मौजूद होगी, तो चूंकि आपकी डायनामिक लिंकिंग होगी तो आपका ए जो है वो ऑटोमेटिकली बी के साथ जो है वो लिंक्ड हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास इसके वेरिएंट भी मौजूद हैं स्वैपिंग के। तो अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ वर्जन जो हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के वो स्वैपिंग को एक जो है अपने लिहाज से जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। सो अगर हम यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ की बात करें तो स्वैपिंग नॉर्मली जो है वो डिसेबल कर देते हैं। उस वक्त आप जो है स्वैपिंग को इनेबल करेंगे जब आपके पास जो मेमोरी अवेलेबल है फॉर एलोकेशन वो आपकी थ्रेश होल्ड वैल्यू से इंक्रीज़ कर जाती है, और अगर आप उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से डिक्रीज़ कर जाते हैं फ्री मेमोरी तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोबारा जो है स्वैपिंग को डिसेबल कर देते हैं। सो तरीक़ेकार ये है कि आपके पास एक मेमोरी मौजूद है और उसके अलावा आपका एक बैकिंग स्टोर मौजूद है, लेट्स से एक सेकेंडरी मेमोरी मौजूद है। आप जो मेमोरी है उसके अंदर आपका एक तो आपकी जगह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो रनिंग पोजीशन में है वो कंज्यूम करके बैठा हुआ है, उसके अलावा जो मेमोरी है वो वहाँ पे आपके प्रोग्राम्स आते हैं अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, मेमोरी को एलोकेशन करवाते हैं, वर्किंग करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। सो बैकिंग स्टोर से जिस प्रोसेस को आपने एग्जीक्यूट करना है, लेट से प्रोसेस P2 को आपने एग्जीक्यूट करना है, वो आप मेन मेमोरी में लाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। लेट से प्रोसेस 1 ने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर दी थी तो आपने उसको वापस बैकिंग स्टोर में भेज दिया है, तो आपने क्या किया है, स्वैप आउट किया है प्रोसेस P1 को और स्वैप इन किया है प्रोसेस P2 को। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसके अंदर आपने डाटा को स्विच किया है, जो आपके रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होनी है, रजिस्टर, CPU, ALU वगैरह। तो अगर आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है कि आपने मेमोरी एलोकेट की है फ्रॉम प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस P2 को, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। So if next process to be put on CPU is not in memory, need to swap out a process and swap in a target process. So अच्छा, जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे तो जो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेट्स से कि हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज़ 100 MB और जब आपने इसको स्वैप आउट करना है तो जो आपको ट्रांसफ़र रेट है, लेट सपोज कि आपका जो ट्रांसफ़र रेट है दैट इज़ 50 Mbps। सो जब आप स्वैपिंग करेंगे तो आपको जो स्वैप आउट का टाइम लगेगा दैट विल टेक अबाउट 2000 मिलीसेकंड्स प्लस स्वैप इन सम साइज प्रोसेस, क्योंकि आपने ये टाइम तो हो गया 2000 मिलीसेकंड्स तो हो गए
जो है आपके इस प्रोसेस को बाहर लेके जाने के लिए। लेकिन जो आपने अगला प्रोसेस जो है उसको लेके अपने सिस्टम के अंदर आना है, जिसको आगे वर्किंग करनी है, तो जो स्वैपिंग इन प्रोसेस होगा वो भी कुछ ना कुछ टाइम जो है वो आपका कंज्यूम करेगा इस स्वैपिंग के दौरान। सो द अगर हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि अगर इतने का ही तकरीबन जो है वो आपके पास जो प्रोसेस आ रहा है वो इतना ही डाटा कंज्यूम कर रहा है, इतनी ही स्पेस उसको रिक्वायर्ड है, तो आप 2000 मिली सेकेंड्स हैं वो जाने के लिए लगे और 2000 मिली सेकेंड्स आने के लिए लगे, तो टोटल आपका तकरीबन जो टाइम लगा दैट विल बी 4000 मिली सेकेंड्स। या जिसको अगर आप सेकेंड्स में लेके जाते हैं जो कि बड़ा यूनिट है, तो आपके तकरीबन 4 सेकेंड आपको लगेंगे इस स्वैपिंग को कंप्लीट करने में, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइम को कैसे? यू कैन रिड्यूस इट इफ़ रिड्यूस साइज ऑफ मेमोरी स्वैप्ड। अगर तो आप को पता हो कि आपने कितनी मेमोरी स्वैप करनी है, बाय नोइंग हाउ मच मेमोरी रियली बीइंग यूज्ड। जितनी यूज़ करनी है सिर्फ उतने की स्वैपिंग करें, बाकी को आप स्वैपिंग ना करें। और अगर आपको पहले इस काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉल इनिशिएट कर सकते हैं कि आपको पहले से पता हो कि आपको कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी की रिक्वायरमेंट है आप उसकी रिक्वेस्ट करें, और जितनी आपको यूज़ अब नहीं करनी उसके लिए आप रिलीज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अदर कंस्ट्रेंट्स हैं वो है कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो स्वैपिंग हम करने जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी कोई पेंडिंग आईओ तो नहीं पड़ी हुई। क्योंकि अगर आप को कोई एक प्रोसेस को आईओ जो है वो रिक्वायर्ड थी और वो पेंडिंग में है और आप उसको स्वैप करना चाह रहे हैं, तो आप उसको स्वैप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको स्वैप करते हैं तो आईओ जो है वो किसी जो रिक्वेस्ट आपने की हुई थी वो किसके पास उसका रिज़ल्ट जाएगा। क्योंकि जो आपने स्वैप आउट कर दिया है प्रोसेस, उसका जो रिज़ल्ट आईओ का आया है जो उसने रिक्वायर किया था, अब वहाँ पे प्रोसेस वो मौजूद नहीं है। तो देयर इज़ एक प्रॉब्लम कि अगर आप उसको या तो आप बाहर जाने देंगे, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक आईओ का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, और अगर आप उसको स्वैप आउट कर जाते हैं और अगर आप उसको स्वैप आउट कर जाते हैं और उसके बाद आपके स्वैप आउट कर जाने के बाद उसका आईओ का रिज़ल्ट आता है, तो उस जगह पर अब प्रोसेस कुछ और होगा। दैट मीन्स कि प्रोसेस 1 की जगह लेट से प्रोसेस 3 जो है वहाँ पे आ गया है, तो आईओ का रिज़ल्ट जो है वो गलत जगह पे डिलीवर हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। या फिर आपने जो है जो अदर कंस्ट्रेंट है वो ये कि always transfer IO to kernel space then to IO device known as double buffering add and overhead। या फिर दूसरा तरीक़ेकार ये है, वजह हो सकती है कि आपकी जो IO है उसका रिज़ल्ट कर्नल में जाएगा और कर्नल से जो है वो आपके पास जो है IO डिवाइस को आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो इस दोनों केसेस में जब आपने पहले कर्नल में जाना है तो वहाँ पे ही बफरिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद अगर कर्नल स्पेस से फिर वो अगर आपको ट्रांसमिट होता है आईओ डिवाइस को डाटा, तो फिर उसको भी बफरिंग रिक्वायरमेंट। तो आपको जो डबल बफरिंग जोन बीच में पड़ेगी, उस डबल बफरिंग जोन की वजह से आपको ओवरहेड जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ओवरहेड जो है वो आपके सिस्टम को जो है वो परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करता है। Standard flapping not used in modern operating systems but modified versions commonly swap only when free memory extremely low। जिस हमने पहले भी देखा कि हम स्वैपिंग को डिसेबल कर देते हैं और उस वक्त ही हम जो है उसको अलाउ करते हैं स्वैपिंग की अगर हमारे पास जो फ्री मेमोरी है वो थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हो। सो अगर हमारे पास थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू के साथ अबव हमारे पास अवेलेबल है तो फिर हम जो है स्वैपिंग करें, वरना हम स्वैपिंग को बंद कर दें और जो हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं हम उसी के अंदर डायरेक्टली वर्किंग करते जाएं। मोबाइल सिस्टम्स के अंदर अमूमी तौर पे जो स्वैपिंग है वो हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो फ्लैश मेमोरी होती है मोबाइल सिस्टम की वो बहुत कम होती है। तो उसके अंदर अगर हम स्वैपिंग अलाउ कर देंगे तो एक जो ओवरहेड हमारे पास आएगा उसको कंपनसेशन करना हमारे लिए इतनी आसान नहीं होती। तो इसलिए टिपिकली जो है मोबाइल सिस्टम जो है वो
जो है स्वैपिंग को अलाउ नहीं करता। इसके अलावा हम और तरीक़ेकार यूज़ कर लेते हैं अपनी वर्किंग को बेहतर करने के लिए। यूज़ अदर मेथड्स टू फ्री मेमोरी इफ़ लो, अगर हमारे पास कम है तो iOS जो है वो जिस तरह है आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वॉलंटियर करवाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ख़ुद वॉलंटरली जो है अपनी मेमोरी को जो है वो फ्री कर दे, वो अपने आप को टर्मिनेट कर जाए जो प्रोसेस है अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है वो लोड बढ़ना शुरू हो गया। सो अगर वॉलंटरली इसे काम ना चले तो फिर सेकंड ऑप्शन उसके पास होती है कि वो जो है ना अपने उसको जो है फोर्सफुली जो है वो टर्मिनेट कर दे जो है एप्लीकेशन को। सो अगर तो वो वॉलंटरली करके जाएगा तो उसमें ये है कि रीड ओनली मेमोरी थ्रोन आउट एंड रीलोड फ्रॉम द फैमिली फ्लैश इफ नीडेड, फेलियर टू फ्री कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन से हमने वाली बात की। अगर वो टर्मिनेट करके जा रहा है अपना जो एप्लीकेशन जो है वो अपनी डाटा को टर्मिनेशन से पहले जो है वो वहाँ तक की वर्किंग को अपने पास सेव कर लेता है कि जब उसको दोबारा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तो वो वहीं से कंटिन्यू कर सके अपनी वर्किंग को, और उसको दोबारा बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग या बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ तक उसकी वर्किंग हो गई थी वहाँ तक उसकी वर्किंग सेव्ड हो, और वो प्रोसेस जब दोबारा एग्जीक्यूशन में आए तो जहाँ से उसका प्रोसेस ब्रेक हुआ था वहीं से वो कंटिन्यू कर सके। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ कंटिन्यूअस एलोकेशन। हमारे पास मेमोरी एक ही विड्थ में हमारे पास मौजूद हो। लेट्स से कि हमारे पास ये एक मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस को जो मेमोरी चाहिए वो इकट्ठी ही सारी की सारी मौजूद हो। ये भी एक इशू बाज़-औक़ात हो जाता है कि आपके पास जो है वो कंसेक्यूटिव मेमोरीज़ भी अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेन मेमोरी मस्ट सपोर्ट बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र एप्लीकेशंस। Limited resources may allocate effectively. Contiguous allocation is one of the early methods. Main memory usually into two partitions. Resident operating system usually hold in lower partitions, lower memory with interrupt vector. User processes then hold in higher memory. Each process contain in a single contiguous सेक्शंस ऑफ मेमोरी। अच्छा, चीज़ ये कि हम जो मेमोरी है उसको चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूस वे में हमारे पास इकट्ठी चीज़ें मिल जाएं। हाँ, एक पोर्शन जो है मेमोरी का वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिज़ाइड के लिए रख देते हैं, जबकि बाकी के अंदर जो है हमारे प्रोसेसेस आते हैं, और हम कोशिश यही होती है कि जो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होनी है वो एक ही तरीके से हो के लेट्स से एक प्रोसेस 1 है तो आपने इसको ये मेमोरी असाइन कर दी है, उसके बाद प्रोसेस 2 है उसको आपने उसकी डिज़ायर्ड मेमोरी सेक्शन एलोकेट कर दिया जिसमें वो अपने तमाम डाटा रख के अपनी वर्किंग को कर सके। Relocation register used to protect user processes from each other and from changing operating system code and data. Base registers contain value of smallest physical addresses. Limit registers contain range of logical addresses. Each logical address must be less than the limit register. जो रीलोकेटिंग रजिस्टर्स हैं, लेट से एक अगर हमारा प्रोसेस जो है वो लेट से कि वो यहाँ पे था ऑपरेटिंग सिस्टम से जस्ट नेक्स्ट, अब अगर मेरे पास बाद में स्वैपिंग के बाद या हमें जब ज़रूरत पड़ती है और मैं P1 को यहाँ से बाहर निकालने के बाद इसको दोबारा लेके आता हूँ और उसको मैं इस जो मेमोरी सेक्शन है वो एलोकेट कर देता हूँ, तो मेन चीज़ ये है कि अगर वो इधर भी आए तो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको कर सके तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस काम के लिए कि अगर मेरा P1 अगर इस सेक्शन में आता है तब भी वर्किंग कर सके और अगर इस सेक्शन में आता है तब भी वर्किंग कर सके, तो उसके लिए हमारे लिए जो फैसिलिटेटर है वो है हमारा रीलोकेटिंग रजिस्टर्स, जो कि डाटा को रीलोकेट करता है डायनामिकली, जो है
एड्रेस बाइंडिंग करता है लॉजिकल एड्रेसिंग की विद द फिज़िकल एड्रेसिंग। सो उसके अंदर हमें दो रजिस्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि बेस रजिस्टर्स और लिमिट रजिस्टर, जिसको हमने पहले भी देखा कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो उससे बड़ा डाटा पे मौजूद हो और इसकी जो लिमिट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर अंदर जो है डाटा मौजूद होना चाहिए, तो वो उसको डायनामिकली लिंकिंग कर दे लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस के साथ। और अब P1 अगर यहाँ पे नहीं भी है और अगर आपका P1 इस पॉइंट पर भी आ गया तब भी वो उसी तरीके से अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सके। सो तरीक़ेकार वही होगा कि आपके पास जो है CPU ने एक लॉजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट किया है। जो एड्रेस जनरेट हुआ है हम उसको देखेंगे कि क्या उसकी जो लिमिट मौजूद है उस लिमिट के अंदर ही वो फॉल करता है। अगर तो फॉल करता है तो रीलोकेटिंग रजिस्टर्स को क्या करेगा, जो बेस एड्रेस है उसके अंदर आपका जो डिज़ायर्ड लोकेशन लॉजिकल एड्रेस है उसको ऐड करेगा और पर्टिकुलर मेमोरी में से जाके डाटा जो है वो रिट्रीव कर देगा। लेट्स से कि अगर आपने इस पॉइंट पर जाना था तो आपने देखा क्या ये जो एड्रेस जनरेट हुआ है ये इसी रेंज में फॉल करता है। अगर ये इसी रेंज में फॉल करता है तो इस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस को बेस एड्रेस के अंदर ऐड करें और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके डाटा रिट्रीव कर लें। सो हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस मौजूद हैं। अगर हम देखें कि हम मेमोरी को जो है मल्टीपल उसमें डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक पोर्शन जो है हमने OS के लिए डेडिकेट कर दिया, बाकी जो प्रोसेसेस हमारे पास मौजूद हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने जो मेमोरी है उसको मल्टीपल चंक्स के अंदर हमने डिवाइड कर लिया। लेट्स से कि प्रोसेस 5 को एक मेमोरी एलोकेट हो गई, एक मेमोरी एलिमेंट जो है या एक सेक्शन जो हमने प्रोसेस 8 को एलोकेट कर दिया है और इसी तरह हमने प्रोसेस 2 को एलोकेट कर दिया है। मीनवाइल अगर कुछ टाइम के बाद जो है वो प्रोसेस 8 जब अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लेता है तो ये मेमोरी को जो है वेकेट कर देगा और जब ये वेकेट करेगा तो यहाँ पे ये पार्टीशन फ्री हो जाएगी जिसको हम होल भी कहते हैं। अच्छा, जब ये होल जनरेट हुआ है तो आप देखेंगे कि एक नया प्रोसेस आएगा और उसके अंदर रिजाइड करेगा, डिपेंडिंग के वो प्रोसेस जो है वो उस होल के अंदर फिट हो सके। अगर वो उसमें फिट हो जाता है फिर हम देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास जो है कुछ मेमोरी मौजूद है। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई और प्रोसेस आके उसके अंदर रिजाइड करना चाहता है और वो उसके अंदर इजीली फिट इन हो सकता है तो वो उसके अंदर आके अपना डाटा रख लेगा। सो जितना जितना वो डाटा उसमें ला के रखता जाएगा आपकी जो साइज़ ऑफ द होल है या आपकी जो फ्री पार्टीशन है उसका साइज़ कम होता जाएगा। और ये इसी तरह हम जो है इसके अंदर मज़ीद प्रोसेस रखते जाएंगे और जो जो उनसा प्रोसेस जो है वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करता जाएगा वो इस मेमोरी से इसको फ्री करके वो बाहर चला जाता जाएगा। जब आप ये डायनामिक स्टोरिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको जब आपने ला के रखा, आपके पास होल जनरेट हुआ, उसके अंदर आपने ला के डाटा को प्लेस करना शुरू किया तो अब आपके पास तीन मेन जो है वो तरीक़ेकार हैं इस स्टोरेज को फिल करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ योर फर्स्ट फिट। आपने देखना शुरू किया कि आपके पास ये मेमोरी है लेट्स सी आपने यहाँ पे एक जो है प्रोसेस लाके उसको स्टोर करवाना है तो आपने लाके देखना शुरू किया। अब इसके अंदर मल्टीपल जगहों पे होल्स मौजूद होंगे या फ्री पार्टीशंस मौजूद होंगी। तो आपने देखना शुरू किया कि मुझे कहाँ पे जो है इतनी इनफ स्पेस मिल जाती है कि यहाँ पे मैं लाके अपने प्रोसेस को रख सकूँ। तो उसको देखने के लिए आपने देखा कि सबसे पहले आपने वो होल देखा जो बिग इनफ था अपने डाटा को अकोमोडेट करने के लिए। अगर तो उसको सर्च आउट करते हुए उसने होल नंबर 1 देखा, फिर 2 देखा, फिर 3 देखा। 3 पहला और दूसरा जो था वो उसका साइज़ कम था, लेकिन जो होल नंबर 3 था वो इनफ बड़ा है कि जिसमें आपने अपना डाटा रख सकें। सो जैसे ही आपको पहला बिग इनफ होल नज़र आता है जिसमें आपका डाटा प्लेस हो सकता है तो आप वहाँ पे डायनामिकली डाटा प्लेस कर देते हैं। बेस्ट फिट ये है कि आप तमाम होल्स को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट इनफ है जिसमें आपका डाटा प्लेस हो सकता है तो आप उसको चूज़ करते हैं ताकि आपका होल जो उसके बाद आपकी मेमोरी ज़ाया होनी है वो कम से कम हो सके।
वर्स्ट फिट ये है कि आप ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ा होल या सबसे बड़ी पार्टीशन अवेलेबल है आप उसको चूज़ करें, उसके अंदर अपना डाटा जो है वो प्लेस कर दें। अगर आप इसमें देखेंगे तो बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट ये दोनों वो सिनेरियोज हैं जिसके लिए आपको जितने भी लेफ़्ट ओवर होल्स अवेलेबल हैं मेमोरी के अंदर आपको उनको तमाम को जांचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो उनमें से कौन से साइजेस अवेलेबल हैं जो कि आपके डाटा को प्लेस करवा सकते हैं। इनके लिए आपको दोनों को जो है वो सर्चिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो टाइम थोड़ा सा कंजम्पशन ज़्यादा होगी रेलेवेंट टू योर फर्स्ट फिट। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती, जब आप इसके अंदर डाटा प्लेस करते हैं तो इसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको आप कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब ये फ्रैगमेंटेशन जो है यानी आपके पास एक लेफ़्ट ओवर ऐसी मेमोरी रह जाती है जो आप यूज़ नहीं कर पाते। तो जब आपका फ्रैगमेंटेशन होती है तो इसके हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हमारे पास मौजूद है। वन इज़ योर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन और एक है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ये है कि आपके पास जो मेमोरी है आपने अवेलेबल थी उसके अंदर आपने प्रोसेसेस को एलोकेट करना शुरू किया। जब आपने प्रोसेसेस को एलोकेट करना शुरू किया आपका होल जो है अवेलेबल हुआ, उस होल के अंदर आपने प्रोसेस को रख दिया, फिर वो जो है वो मज़ीद होल का साइज़ छोटा हो गया, रिमेनिंग जो फ्री मेमोरी है फिर और रख दिया और फिर और रख दिया और फिर आपके पास एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो फ्री मेमोरी के फ्रैगमेंट्स हैं वो आपके पास छोटे छोटे रह जाएंगे और वो मेन मेमोरी के अंदर मल्टीपल जगहों पर मौजूद होंगे। अगर आप इनको नोटिस करेंगे तो ये अगर इनका ओवरऑल साइज़ देखेंगे तो इतना तादाद में ज़रूर मौजूद होगा कि अगर आप इनको अक्यूमुलेट कर दें तो आप इसमें एक प्रोसेस को रिजाइड करवा सकते हैं। लेकिन चूँकि इनका इंडिविजुअली चंक इतना छोटा है कि इसके अंदर आप एक पूरा प्रोसेस जो है वो रखवा नहीं सकते। ये आपकी एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हो जाती है। जबकि इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ये है कि आपके पास एक प्रोसेस के लिए आपने एक मेमोरी एलोकेट की है, विद इन दिस असाइंड स्पेस आपके पास एक ऐसी फ्रैगमेंटेशन मौजूद है जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। अगर आप इस फ्रैगमेंटेशन को देखेंगे कि जो यूटिलाइजेशन में नहीं आई लेकिन असाइंड हुई भी है, तो ये फ्रैगमेंटेशन अगर आप एक्यूमुलेट करें मल्टीपल प्रोसेसेस के पास जो मौजूद है, इनको अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो इतनी ज़्यादा है कि वो उसके अंदर का प्रोसेस रिजाइड हो सकता है। लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस को एलोकेट हुई हुई है और उसने असाइन नहीं की, तो ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में आ जाएगी कि ये भी ज़ाया हो गई और आपने इसको यूजेबिलिटी के अंदर इसको नहीं लेके आ सके। अगर आप फर्स्ट फिट वाले एनालिसिस के तौर पे चलेंगे तो रूल ये कहता है कि आपका 50% रूल के तहत 1/3 आपकी जो मेमोरी है वो अनयूजेबल हो जाती है इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से। आप फ्रैगमेंटेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर आप जो है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की तरफ देखें तो कॉम्पैक्टिंग वो तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास जो आपके पास जो स्मॉलेस्ट होल्स हैं आप उनको शफ़ल, जो प्रोसेस हैं वो इस तरीके से शफ़ल करें कि आप जो होल्स हैं उनको इकट्ठा ला के, यानी जो होल नंबर 1 है 2 है 3 है उनको कंबाइन करके एक लार्ज इनफ होल के अंदर कन्वर्ट कर दें और वो यूजेबल हो सके और वहाँ पे आप ला के किसी को जो है वो रिजाइड करवा सकें। शफलिंग ऑफ योर मेमोरी जो है वो आपको इस फ्रैगमेंटेशन से, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन से बचा सकती है ताकि आप ऑल फ्रैगमेंट जो स्मॉल मेमोरी के फ्रैगमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लार्ज ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकें। कॉम्पैक्टिंग इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ रीलोकेटिंग इज़ डायनामिक। अगर स्टैटिक है तब ये पॉसिबल नहीं होगा, डायनामिक के केस में ही आप अपने जो प्रोसेस है उसको रीलोकेट कर सकेंगे। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे भी वही आईओ का प्रॉब्लम है कि अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं तो आईओ जो आपने रिक्वेस्ट की हुई है उसको आप कैसे जो है वो एड्रेस करेंगे जिसकी आपने ऑलरेडी कॉल दी हुई है। let job in memory while it is invoked in IO or do IO only in operating system buffers। उसका तरीक़ेकार ये हो सकता है कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बफर के अंदर ही आप IO की डिमांड करें ताकि जो डाटा आएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको एलोकेट कर सके।
नाउ कंसिडर दैट बैकिंग स्टोर हैज़ सम फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। अगर आपके पास बैकिंग स्टोर के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो फिर आपके लिए वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए ये भी हो सकती है कि मेन मेमोरी के अंदर आपके पास मेमोरी एलिमेंट छोटा है, यहाँ पे जिसको आपने एग्जीक्यूशन के अंदर यूज़ करना है सिर्फ वो प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि बैकिंग स्टोर के अंदर जो है वो प्रोसेसेस हैं वो पूरा पूरा प्रोसेस और ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा मेमोरी ज़ाया भी होगी। नेक्स्ट है जी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन ये है कि आप मेन मेमोरी की जो स्कीम है या आप जो प्रोग्राम है उसको मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपका मेन प्रोग्राम आ गया, प्रोसीजर आ गया, फंक्शंस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, वेरिएबल्स लोकल एंड ग्लोबल में आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक आपका यूज़र व्यू है जहाँ पे वो उसको ईज़िली उसको इंटरेक्ट कर सकता है। तो मेमोरी जो प्रोग्राम है उसको हम मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज़र के लिहाज से जो है उसको एक्सेस करना हमारे लिए आसान हो जाए। सो लेट्स से कि आपका एक पूरा एक प्रोग्राम है तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, सिंबल्स हैं, मेन प्रोग्राम मौजूद है, सब रूटीन्स मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक प्रोग्राम का हिस्सा है। यानी जब आप एक लॉजिकल स्पेस देखते हैं एक प्रोग्राम की तो आपको ये सब तमाम सेक्शंस एक अलग अलग सेक्शंस में नज़र आते हैं। लेकिन जब आप उसको फिज़िकल मेमोरी में देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम सेक्शन एक ही जगह पे पड़े होंगे। आपको लेट सपोज के और सीक्वेंस में पड़े होंगे। लेट्स से कि आपके पास सेक्शन था 1 2 3 एंड 4, तो 1 यहाँ पे कहीं पड़ा है, फिर 2 इधर कहीं पड़ा है, 3 इस स्पेस में पड़ा है और 4 कहीं मेमोरी स्पेस में इधर कहीं हमारे पास अवेलेबल है। सो जब आप सेगमेंटेशन के आर्किटेक्चर की तरफ देखते हैं तो इसके अंदर भी हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ के आप कौन से सेगमेंट की तरफ देख रहे हैं जो आप लॉजिकल्स की स्पेस देख रहे होंगे, और उसके अंदर जो है उसका ऑफसेट क्या है। यानी डेफिनेटली फिर वहीं पे बात आ जाएगी कि इसका सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो ये जो हमारे पास जो भी सेगमेंट है और उसका जो ऑफसेट है, इसका जो ट्यूपलेट्स बनेंगे, ये हमें सेगमेंट की लॉजिकल एड्रेस स्पेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट का टेबल मौजूद होगा जो कि मैप करेगा हमारे सेगमेंट के लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस पे, जिसके लिए हमें अगेन बेस एड्रेस रिक्वायर्ड है और लिमिट एड्रेस। बेस वैल्यू की ज़रूरत है और लिमिट की ज़रूरत है कि इस सेगमेंट की जो लिमिट है, लेंथ है, वो कहाँ तक जाके ख़त्म होती है। सेगमेंट टेबल का जो बेस रजिस्टर है ये पॉइंट करेगा इस सेगमेंट के लोकेशन की तरफ, जबकि जो इसका लेंथ रजिस्टर है ये हमें इंडिकेट करेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कितने हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। सो अगर हमने इसके अंदर एक प्रोटेक्शन बिट भी हमारे पास मौजूद होती है, ये हमें प्रोटेक्शन दे रही है कि क्या डाटा जो है वो वैलिड डाटा भी मौजूद है या नहीं। तो इस प्रोटेक्शन के लिए हमने एक साथ एक वैलिड बिट भी अटैच कर देते हैं ताकि अगर हमारी बिट की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर या फिज़िकल मेमोरी में जो पर्टिकुलर डाटा मौजूद है वो जो है वो वैलिड डाटा है, अदरवाइज़ डाटा जो है वो गार्बेज डाटा है या इलीगल स्टेटमेंट मौजूद है। सो अगर आपने रीड करनी हो, राइट करनी हो, तो आपको पता होगा कि हम सही डाटा को यूज़ करने जा रहे हैं या हम जो है वो ओवरराइट जो है वो करने तो नहीं जा रहे डाटा को। सो तरीक़ेकार ये होगा कि सीपीयू ने एक आपको लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया है उसके दो हिस्से हैं। द वन इज़ योर सेगमेंट नंबर और दूसरे है उसकी ऑफसेट वैल्यू। तो जो आपके पास सेगमेंट नंबर है, सेगमेंट नंबर आपको बताएगा कि उस सेगमेंट की बेस वैल्यू क्या है और उसकी लिमिट क्या है। तो सबसे पहले जब आपको यहाँ से सेगमेंट का नंबर मिलेगा तो सेगमेंट नंबर से आपको उसकी लिमिट मिल जाएगी। लिमिट को आप चेक कर लेंगे कि जो आपको ऑफसेट वैल्यू है वो उस लिमिट के अंदर अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, ताकि अगर तो वो उसे एक्सीड करती है तो ट्रैप जो है या एरर जनरेट हो जाए। अगर तो वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो आप बेस वैल्यू के अंदर इस ऑफसेट को ऐड करें और ऐड करने के बाद फिज़िकल एड्रेस पर पहुंच जाएं और एड्रेस कर लें जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको या डाटा आपको वहाँ से रिक्वायर्ड है। इसकी एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल दी गई है। लेट सपोज के सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, यहाँ से आपको
सेगमेंट नंबर मिला, सेगमेंट नंबर पे आप लेट सपोज इधर आए, यहाँ से आपने इसकी लिमिट ली, आपने चेक की कि क्या आपका जनरेटेड ऑफसेट है वो विद इन द लिमिट है, नहीं तो इनवैलिड एड्रेस है। अगर है तो आप यहाँ से बेस वैल्यू उठाएंगे और उसके अंदर आप जो है ऑफसेट को ऐड करेंगे और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मूव करेंगे, और उस सेगमेंट के अंदर जो है जहाँ से भी आपको वैल्यू चाहिए थी, जो भी डाटा रिक्वायर्ड था, वहाँ से पिक करेंगे और उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास पेजिंग। फिज़िकल मेमोरी स्पेस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंटीजियस हो, अगर कंटीजियस ना हो तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है कि हम उसको कैसे यूज़ करें। तो और नंबर दो, हमें जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो भी जब फेस करना पड़ता है तो हम उसके एक ऑल्टरनेटिव वे की तरफ जाते हैं, विच इज़ पेजिंग। पेजिंग में हमने ये है कि हमने जो फिज़िकल मेमोरी है उसको फिक्स साइज़ ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। अमूमी तौर पे ये 2 रेज़ टू पावर की बेस में होता है, यानी जो भी वैल्यू होगी वो 2 रेज़ टू पावर n के अंदर एग्जिस्ट करती होगी। सो और नॉर्मली जब हम इसको करते हैं चेक तो हमें 512 बाइट से लेके 16 MB का जो है वो फ्रेम नज़र आता है। लेकिन जो लॉजिकल मेमोरी है हम उसको जो डिवाइड करते हैं, हम उसको पेजेस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि साइज़ ऑफ पेज और फ्रेम का साइज़ सेम है। सो तभी आप एक फ्रेम के अंदर जो है वो पेज को जो है वो रख सकते हैं। सो कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फ्री फ्रेम्स, जब भी आपका इसको फ्रेम फ्री होगा आप वहाँ पे पेज को जो है वो रखवा सकते हैं। टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज n पेजेस नीड टू फाइंड n फ्री फ्रेम्स। जिसने मैंने बताया कि अगर आपने फ्रेम और पेज का साइज सेम होगा तो जितने फ्रेम होंगे उतने में आप पेजेस रख सकते हैं, या अगर आपको n पेजेस रखने हैं तो n फ्रेम्स ही आपको रिक्वायर्ड होंगे आप ताकि वहाँ पे जाके रख सकें। ये दोनों की इस्तेलाह आपने इसलिए चेंज की है क्योंकि आप यहाँ पे दो अलग मेमोरीज़ की बात कर रहे हैं, एक फ़िज़िकल मेमोरी है और एक लॉजिकल मेमोरी है, और आपने लॉजिकल को फ़िज़िकल में मैप करना है, इसलिए लॉजिकल का जो यूनिट साइज़ है वो आपके फ़िज़िकल के यूनिट साइज़ के बराबर होगा, तभी हम उसको जो है उसके अंदर प्लेस करवा सकेंगे। सो आपने एक पेज टेबल मेंटेन किया है जो कि आपको लॉजिकल को फिज़िकल एड्रेस के ऊपर जो है क्या कहते हैं मैप कर सके। लेकिन एक चीज़ इनमें रखें, हम पेजिंग के थ्रू जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से तो बच जाते हैं लेकिन आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर आपका पेज का साइज़ यहाँ पे जिसने बात हो रही है 512 बाइट्स या 16 मेगाबाइट्स, लेट्स से कि 16 मेगाबाइट का आपका एक फ्रेम साइज़ है और आपका पेज साइज़ भी 16 M बाइट्स है, और आपके एक पूरे पेज के ऊपर आपने जो डाटा प्लेस किया है वो सिंगल बाइट है, तो आपका 16 M बाइट का पूरा पेज के अंदर सिर्फ एक बाइट पड़ा हुआ और बाकी तमाम वैल्यू जो है वो चूँकि स्पेस यूटिलाइज नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे आपका डाटा और कोई है ही नहीं, तो फिर वो आपको पूरा पेज जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाएगा। सो ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, जो आपका एड्रेस लॉजिकल जनरेट होता है उसके दो हिस्से हैं, द वन इज़ योर पेज नंबर एंड द सेकंड वन इज़ योर पेज ऑफसेट, कि आप उस पेज के अंदर आपका डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। सो आपके पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो 2m है, पेज साइज आपके पास 2n है। अच्छा, लॉजिकल स्पेस और फिज़िकल स्पेस बराबर होना ज़रूरी नहीं है, अमूमी तौर पे आपकी जो फिज़िकल मेमोरी है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब हम किस तरीके से इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपका जो लॉजिकल एड्रेस बना है यहाँ से आपका पेज नंबर और ऑफसेट क्रिएट हुआ है। पेज नंबर को आपने पेज टेबल में से देखा, पेज के अगेंस्ट आपका जो है कोई फ्रेम नंबर मौजूद है जिसके यानी आपने फ़िक्स किया हुआ है कि अगर कोई पेज पर्टिकुलर पेज आता है तो किसी ख़ास फ्रेम के अंदर जाके वो रिज़ाइड करेगा, तो आपका जो पेज नंबर यहाँ से मिलेगा उसके अगेंस्ट आपको फ्रेम नंबर मिलेगा। फ्रेम नंबर के साथ आप ऑफसेट करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे ऑफसेट मौजूद है इसको कंसाइड करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और उस पर्टिकुलर फिज़िकल एड्रेस पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको जाना चाहिए। सो अगर मेरे पास लॉजिकल मेमोरी के अंदर मल्टीपल पेजेस मौजूद हैं, लेट्स से पेज 0, 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी पेज 0, 1, 2 एंड 3, तो इसका जो पेज टेबल है वो हमें बता रहा होगा कि ये फिज़िकली मेमोरी के अंदर कहाँ पे मौजूद हैं। सो लेट्स से कि ये पेज 0 जो है ये मेमोरी का जो सेगमेंट है 1 के अंदर मौजूद है, सो आपको पेज 0 जो है वो फ्रेम 1 के अंदर नज़र आएगा।
पेज 1 जो है वो फ्रेम 4 के अंदर नज़र आएगा, पेज 2 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा है। इस तरह पेज नंबर 3 जो है वो आपको फ्रेम नंबर 7 में नज़र आ रहा है ऑफ योर फिज़िकल मेमोरी। इसी तरह अगर हम इसके एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास, चूँकि हमने बात की कि लॉजिकल स्पेस से फ़िज़िकल स्पेस जो है वो लॉजिकल स्पेस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेट्स से कि ये हमारे पास पेजेस मौजूद हैं, तो ये आपके पास आ गया पेज 0, देन 1, देन 2 एंड देन 3। तो आपका जो पेज 0 है वो फ्रेम नंबर 5 पे मौजूद है। तो आपका फ्रेम नंबर 5 कहाँ पे है जी? ये है जी फ्रेम नंबर 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6 एंड 7। सो फ्रेम नंबर 5 के ऊपर आपका पेज नंबर 0 मौजूद है। सो ये आपका फ्रेम नंबर 5 पर पेज नंबर 0 मौजूद है। पेज 1 जो है वो आपके 6 नंबर फ्रेम पर मौजूद है। पेज नंबर 2 जो है वो फ्रेम नंबर 1 पर मौजूद है। इसी तरह जो पेज नंबर 3 है वो आपके फ्रेम नंबर 2 पर मौजूद है। सो ये है जी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की, जैसे हमने पहले बात की कि लेट्स से कि अगर हमारे पास एक पेज का साइज़ जो है वो 2048 बाइट्स है और प्रोसेस का साइज़ जो है वो 72,766 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो अगर आप साइज़ निकालना चाहें तो आप कैसे, आप टोटल प्रोसेस को डिवाइड कर देंगे पेज के साइज़ से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस निकल आएंगे। तो आपके पास 35 पूरे पेजेस और 1086 बाइट रिक्वायर्ड हैं एक प्रोसेस को रिजाइड करने के लिए। लेकिन आपका 35 पेजेस तो फुल यूज़ होंगे, लेकिन आखिरी जो 36 पेज है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पेज है उसका टोटल साइज़ जो है वो 2048 है और आप इसके अंदर से जो कंज्यूम करने जा रहे हैं वो सिर्फ 1086 है। तो रिमेनिंग 962 बाइट जो हैं वो आपके वेकेट जाएंगे और ये आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का शिकार होंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपका पूरा फ्रेम मौजूद है जिसके नाम ने एक बाइट को रिजाइड किया हुआ। सो दैट मीन्स अगर आपका 2048 बाइट्स हैं उसमें से एक बाइट आपने कंज्यूम की है तो आपके 2047 बाइट्स जो हैं वो जो है वो विकेट मौजूद हैं। सो वो यूटिलाइज कहीं नहीं हो सकते। ऑन एन एवरेज आधा पेज जो है या आधा फ्रेम जो है वो आपका ज़ाया जाता है। जो आपका 50 कहते हैं परसेंट आपका जब आपका ज़ाया जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है बढ़ती जाएगी। अब आपने ये देखना है कि अगर हम पेज का भी साइज़ अगर छोटा कर दें, स्मॉल फ्रेम साइज इज़ डिज़ायरेबल बट ईच पेज टेबल एंट्री टेक्स मेमोरी टू ट्रैक। आपको अगर आप पेज का फ्रेम का साइज़ छोटा कर देंगे तो आपको जो टेबल रिक्वायर्ड है उसकी एंट्रीज भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपका टेबल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको जब ट्रैक करना है, उसको चेक करना है कि आपका कौन सा फ्रेम अवेलेबल है या कौन सा पेज किसको मैप कर रहा है, तो आपको जो है उतनी ही ज़्यादा सर्चिंग टेबल के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल का साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर आप इसका जो है वो जो है फ्रेम का साइज़ बहुत बड़ा कर देते तो भी आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, उसके तहत आपकी जो है वो मेमोरी का ज़या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम सोलारिस की बात करें तो हमें नज़र आता है कि वो दो किस्म के पेज साइज़ को सपोर्ट करता है। द वन इज़ योर 8 KB एंड द सेकंड वन इज़ 4 MB। अगर आपके रिक्वायरमेंट कम मेमोरी की है तो वो छोटी फ्रेम को यूज़ कर लेगा, नहीं तो वो बड़े फ्रेम को यूज़ करना शुरू कर देगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं अगर हमने एलोकेशन नहीं की तो हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास ये फ्रेम्स जो हैं वो फ्री मौजूद हैं। अब हमारे पास एक प्रोसेस आया है जिसके 4 पेजेस रिक्वायर्ड हैं, मतलब पेज 0, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, हम इस 0, 1, 2, 3 को हम इन फ्री फ्रेम्स के ऊपर एलोकेट कर देंगे। आपने पेज 0 को फ्रेम नंबर 14 असाइन कर दिया है। पेज नंबर 1 को जो है वो आपने फ्रेम नंबर 13 असाइन कर दिया है जो आपके पास अवेलेबल थे। उसके अलावा आपने 18 को जो है पेज नंबर 2 को 18th फ्रेम असाइन कर दिया है। इसी तरह पेज नंबर 3 को 20 असाइन कर दिया। और अब आफ्टर दिस असाइनमेंट अब आपके पास जो फ्रेम अवेलेबल है दैट इज़ योर फ्रेम 15।
जो आपको इस वक्त वकेट है। जैसे जैसे ही आपकी वो वर्किंग अपनी कंप्लीट होती जाएगी, वो अपने पेजेस जो हैं वो आपके जो फ्रेम्स है वो वकेट हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे किसी और प्रोसेस के लिए। सो आपका पेज टेबल की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से है, आपके पास एक बेस रजिस्टर्स मौजूद है जो कि पॉइंट करेगा पेज टेबल की तरफ, और लेंथ रजिस्टर मौजूद है जो इंडिकेट करेगा साइज़ ऑफ द पेज टेबल की तरफ, ताकि आप उसको देख सकें कि आपके पेज की लेंथ कितनी जा रही है पेज टेबल की, और हमें मालूम हो कि हम इसकी एंट्रीज कितनी जा रही हैं। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास इन द स्कीम एवरी डाटा इंस्ट्रक्शन एक्सेस है रिक्वायर्स 2 मेमोरी एक्सेसेस। 2 मेमोरी एक्सेसेस हमें रिक्वायर्ड हो रही हैं अपनी वर्किंग करने के लिए, क्योंकि एक के अंदर आप डाटा उठा रहे हैं और दूसरे के अंदर आप पेज को टेबल में से चेक कर रहे हैं, और ये टेबल भी जो है ये भी आपके मेमोरी में मौजूद है। सो पहले आपको जो भी एड्रेस जनरेट हुआ है लॉजिकल, उसको फिजिकल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पहले एक मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, ताकि आप टेबल में से जाके देखें कि कौन सा पेज जो है कौन से फ्रेम के साथ कंसाइड करता है। फिर उसको ला के उस नंबर्स को आप ला के ऐड करेंगे, और वहाँ से आप लॉजिकल एड्रेस को आप फिज़िकल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस फिज़िकल एड्रेस के ऊपर जाके मेमोरी में से डाटा उठाएंगे। सो आपको 2 साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, 2 मेमोरी एक्सेसेस रिक्वायर्ड हैं, जिसके बाद आप जो है वो अपना मेमोरी एक्सेस करके अपना रेलेवेंट डाटा जो है वो यूटिलाइजेशन में लेके आ सकते हैं। तो इस मेमोरी को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक छोटी सी कैश हार्डवेयर मौजूद है, जिसको आप कहते हो TLB या ट्रांजिशन लुक असाइड बफर्स, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपको नज़र आ जाता है। करेगा क्या, आपकी एक छोटी सी मेमोरी स्पेस मौजूद है जहाँ पे आपने जो फ्रीक्वेंटली यूजेज में आ रही हैं मेमोरीज़, उनकी डिटेल्स वहाँ पे रखी हुई है। सो अगर आपको TLB के अंदर से डायरेक्टली स्पेस अवेलेबल हो जाती है, जो आप जिस डाटा को उठाना चाह रहे हैं, तो उसकी मेमोरी स्पेस अगर आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है TLB में, तो आपको मेमोरी तक जाने की अब ज़रूरत नहीं है। TLB से डायरेक्टली आप उसका एड्रेस उठाएं और अपना जो है मैनिपुलेट करके उस रिज़ल्ट के ऊपर जाके उस फिज़िकल एड्रेस पे से अपना डाटा रिसीव कर लें। सो अब आपको 2 की जगह एक जो है वो एक्सेस करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको TLB में नहीं मिलती, तब आपको मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा अपनी एड्रेस स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए। सो जहाँ पे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं मिनिमाइज़ कर लेंगे। TLB का फ़ायदा ये हो जाएगा कि चूँकि हमारी अब 2 की जगह सिंगल एक्सेस हो गई है, तो उससे हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा, और टाइम बचने से हमारी जो वर्किंग है उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। सो अब आप क्या करेंगे, आपके पास पेज नंबर ही मौजूद है, उसके पैरेलल में आपका फ्रेम नंबर मौजूद है। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो पैरेलली आपका एक तो TLB को जाएगा जो आपका पेज नंबर है, और यही आपका मेन मेमोरी को भी जाएगा। अगर तो आपके पास पेज नंबर जो है वो यहीं से हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाएगा। हिट हुआ है, हिट के केस में हम डायरेक्टली फ्रेम नंबर लेंगे, उसके साथ हम ऑफसेट को ऐड करेंगे और फिज़िकल से हम डाटा उठा लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ से हमें पेज नंबर नहीं मिलता, TLB से हमें डाटा नहीं मिलता, तो हमारे अगर तो हमें मिल जाए तो हम उसको हिट कहा करते हैं, और अगर चीज़ हमें डाटा रिक्वायर्ड अगर एक लोकेशन से ना मिले तो उसको हम मिस कहते हैं। सो TLB मिस के केस के अंदर हम जो पेज नंबर है उसको सेंड करेंगे टू चेक इन द पेज टेबल, जो कि हमारे पास मेमोरी में मौजूद है। इस केस में जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ से पेज नंबर के अगेंस्ट फ्रेम नंबर लेंगे, उसके अगेंस्ट हमारे उसके साथ हम अपना ऑफसेट को ऐड करेंगे, फिज़िकल एड्रेस निकालेंगे, और अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पर जाके अपनी जो रिज़ल्ट है वहाँ से जनरेट करवा के यूज़ कर लेंगे। सो अगर आप इसकी इफ़ेक्टिवनेस कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास इसको इफ़ेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट हो सकती है। अगर हम इसको देखेंगे कि हमारा लेट्स से कि हमारे पास एक हिट रेशो है विच इज़ अल्फ़ा, तो अगर हम कंसिडर करें कि हमारा हिट रेशो जो है 80% है, जबकि हमें मेन उसको एक्सेस करने के लिए जो है वो 20% हमें मेन मेमोरी में जाना पड़ता है। सो और अगर हमारे पास जो TLB है उसको सर्च करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ योर 20 नैनो सेकेंड्स, और जबकि अगर हमें मेन मेमोरी की अगर एक्सेस करनी पड़ती है तो हमें 100 नैनो सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर हमारी 2 एक्सेसेस उसके ऊपर जाती हैं और एक सिंगल एक्सेस यहाँ पे आती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक पूरी सिनेरियो है। लेट्स से कि हमारे पास हिट रेशो जो है वो है 80%,
सो दैट मीन्स के 80% चांसेस है कि आपको TLB के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको 20 नैनो सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं टू सर्च इन योर TLB, जबकि आपको 100 नैनो सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं एक मेमोरी एक्सेस करने के लिए। तो आपका इफेक्टिव टाइम क्या होगा आपको, अगर तो अच्छा, अब आपको अगर इन केस कि आपको जो एड्रेस है वो TLB में से मिल गया तब क्या होगा। आपको एक टाइम चाहिए जिसमें हमने TLB को सर्च किया है, तो वो टाइम आपको TLB को सर्च करने के लिए है 20 नैनो सेकेंड्स। और अगर आपको सर्च करने के बाद आपका डिज़ायर्ड एड्रेस मिल गया है तो उसके बाद आप 100 नैनो सेकेंड कंज्यूम करेंगे उसको मेन मेमोरी में से पिक करने के लिए। सो अगर आपको एड्रेस TLB से मिल जाए तो आपका टोटल टाइम कंज्यूम होगा 120 सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स। लेकिन अगर मुझे जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है वो TLB, उसका एड्रेस जो है वो TLB में मुझे नहीं मिलता, तो मेरा टाइम कितना कंज्यूम होगा। सो टाइम जो आपका कंज्यूम होगा, आपको एक मतलब तो TLB में से आपको सर्च करना पड़ा तो 20 नैनो सेकेंड्स आपके ये कंज्यूम हो गए। आपको चूँकि TLB के अंदर डाटा नहीं मिला तो आपको मज़ीद 100 नैनो सेकेंड्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर आप मेमोरी में से पेज टेबल के अंदर आप सर्चिंग करेंगे जहाँ से आपको फ्रेम नंबर मिलेगा। सो अब आपको सर्चिंग के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ दैट इज़ 20 + 100 विच इज़ 120 नैनो सेकेंड्स। उसके बाद आपको फ्रेम नंबर मिला और उस फ्रेम नंबर मिलने के बाद आप दोबारा मेमोरी में गए और वहाँ से जाके आपने डाटा को पिक किया। सो यू विल बी रिक्वायरिंग अनदर 100 नैनो सेकेंड्स। तो आपको अगर TLB में आपको हिट होता है तो दैट केस में आपको 120 नैनो सेकेंड्स लगेंगे। लेकिन अगर आप TLB में मिस करते हैं तो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है टू गेट टू योर डाटा दैट विल बी 20 + 100 + 100 विच इज़ 220 नैनो सेकेंड्स। सो अगर आपकी एफिशिएंसी जो है वो 80% है तो आप 80% को मल्टीप्लाई कर दें 120 नैनो सेकेंड से और रिमेनिंग 20% को जो है मल्टीप्लाई कर दें 220 नैनो सेकेंड से, तो आपके पास जो इफेक्टिव एसेस टाइम आ जाएगा दैट विल बी 140 नैनो सेकेंड्स। अच्छा, अब अगर आप इसी को एफिशिएंसी को 98 पे ले जाएं तो आपके पास जो इफेक्टिवनेस है वो आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी 140 नैनो सेकेंड से 122 नैनो सेकेंड्स के ऊपर। सो ये है कि अब आपकी कितनी इफेक्टिवनेस है, आपका TLB कितना एफिशिएंटली बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर एल्गोरिथम कितना अच्छा लगा हुआ है, इसकी मेमोरी स्पेस कितनी है, ये तमाम चीज़ें मैटर करेंगी कि आपका जो है वो हिट रेशो कितनी अच्छी जा रही है। सो अब आप इसको जो है फार्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपकी TLB की हिट रेशो डिपेंड करेगी कि आपकी हिट टाइम जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका सर्चिंग टाइम कितना लगता है और आपके पास मेमोरी एक्सेस कितनी है। तो अगर आपका ये दोनों मिल के आपका हिटिंग टाइम निकलेगा। मिस टाइम के अंदर आपको क्या होगा, एक मरतबा तो आपको TLB सर्च करनी पड़ेगी, अगर आपको नहीं मिलता तो आपको डेफिनेटली मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी ताकि आप इस टेबल के अंदर से उसको देख सकें, और फिर उसके बाद आप सेकंड मेमोरी एक्सेस करेंगे जहाँ से आप डाटा पिक करेंगे। सो अगर आप टोटल एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे तो एक मरतबा आपको आ जाएगा कि जी आप दोनों टाइम्स को ऐड अप करेंगे जिसमें आपका हिट का टाइम आएगा और मिस का टाइम आएगा। तो अगर आप इनकी और साथ ये मल्टीप्लाई होंगे इनकी रेशोज। सो मिस की रेशो में, या इस तरह कहना चाहिए कि आपके हिट की रेशो में आपका हिट रेशो साथ मल्टीप्लाई होगी कि टाइम और उसकी रेशो मल्टीप्लाई हो, और दूसरे केस में जो मिस है और 1 - हिट दैट मीन्स के मिस की रेशो वो आपकी दोनों मल्टीप्लाई होंगी। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और उनके बाद इन दोनों के रिजल्ट्स ऐड होंगे तो आपका एस्टिमेटेड टाइम जो है वो एक्सेस टाइम का निकल आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं TLB की हिट वैल्यू से और TLB की मिस वैल्यू से। सो आप देख सकते हैं कि ये है आपकी TLB की मिस वैल्यू जिसके अंदर आपकी 2 मरतबा जो है वो मेमोरी एक्सेसेस हैं, जबकि हिट वैल्यू के अंदर आपकी सर्च टाइम एंड मेमोरी एक्सेस है और इनके साथ इनकी हिट रेशोज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इससे आप इनका इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लें। सो हमने पहले ही बात की मेमोरी प्रोटेक्शन की कि हमारे पास एक वैलिड इनवैलिड की बिट मौजूद है जो आइडेंटिफाई कर रही है कि जो डाटा मौजूद है वो वैलिड है या इनवैलिड। सो दैट मीन्स कि आपने अगर ओवरराइट करना हो तो आप वैलिड डाटा को ना कर दें और गार्बेज वैल्यू को आप जो है वो यूज़ ना कर लें। तो आपकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी की जो बिट है वो आपको आइडेंटिफाई करती है कि डाटा की करेक्टनेस क्या है।
सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेज टेबल के साथ आपका एक वैलिडिटी की बिट मौजूद है कि आपके पास एक पेज नंबर है और उसके साथ आपका फ्रेम नंबर असाइंड है, उसके आगे वैलिडिटी की बिट लगी हुई है। सो अगर तो ये वैलिड है तो आपका पेज नंबर 0 जो है वो आपको फ्रेम नंबर 2 में मिल जाएगा। सो फ्रेम नंबर 2 में अगर देखेंगे तो आपको मिल गया। इसी तरह वैलिड है डाटा तो आपको पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पेज नंबर 6 जो है वो आपको फ्रेम नंबर 0 में मिलेगा तो ये डाटा इनवैलिड है। आपको यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि आपको पेज नंबर 7 है वो 0 फ्रेम में अब मौजूद है तो ये भी डाटा इनवैलिड है। अगर आप वो भी जाके देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे मौजूद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी डाटा इनवैलिडिटी हुई हुई है। यहाँ पे नंबर मौजूद है लेकिन चूंकि प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये डाटा ओवरराइट हो गया है या गार्बेज हो चुका हुआ है, अब इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। सो जब आपने लास्ट टाइम अपडेट किया था तो यहाँ पे चीज़ मौजूद थी, लेकिन उस जब आपका प्रोग्राम की वर्किंग ख़त्म हो गई या प्रोसेस की वर्किंग ख़त्म हो गई तो उसने अपना डाटा जो है वो यूजेबल यहाँ पे मौजूद नहीं रहा। तो अब ये डाटा अगर रिप्लेस भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल है वैलिडिटी एंड वैलिडिटी की। बाकी वर्किंग ख़त्म हो गई तो आपने पूरी एंट्रीज को डिस्कार्ड करने के बजाय सिंपल उसकी वैलिडिटी की बिट जो है वो इनवैलिड में कन्वर्ट कर दी है, जिसकी वजह से अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि यहाँ पे डाटा मौजूद नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जहाँ पे आपका डाटा शेयर्ड में आ जाता है, दो प्रोसेसेस हैं और वो कोड या डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? इसके केस में यह है कि लेट्स से कि हमारे पास तीन प्रोसेस मौजूद हैं, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। इनका जो डाटा है लेट्स से कि वो इनका प्राइवेट है, लेकिन इनका जो ईडी डाटा है ये इनका शेयर्ड डाटा है। सो अगर हम बात करें कि 1, 2, 3 जो है ये इनका शेयर्ड डाटा है, जबकि डाटा 1 इसका प्राइवेट है, इसी ना डाटा 2 इसका प्रोसेस 2 का प्राइवेट डाटा है और डाटा 3 जो है वो प्रोसेस 3 का प्राइवेट डाटा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि ये तीनों जो हैं ये चूँकि कॉमन हैं तो पेज टेबल के अंदर इनकी एंट्रीज भी आपको कॉमन पॉइंट पर नज़र आएंगी। सो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि तीनों का जो पेज टेबल हैं वो 3, 4, 6 ही हैं। सो दैट मीन्स ये आपको फ्रेम नंबर 3 पे नज़र आएंगे। ये आपका जो है वो तीनों प्रोसेसेस आपस में शेयर कर रहे हैं। इस तरह जो आपका है ये आपको 4 में नज़र आएगा और 6 जो है वो आपको कॉमन नज़र आएगा इसके अंदर 6 फ्रेम के अंदर। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे 3, 4, 6 जो हैं यानी तीनों आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं तीनों प्रोसेसेस के अंदर। जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो है आपको इनका प्राइवेट डाटा के अंदर। जो प्रोसेस 1 का प्राइवेट डाटा है वो फ्रेम नंबर 1 में मौजूद है। इसी तरह प्रोसेस 2 का जो प्राइवेट डाटा है वो फ्रेम नंबर 7 पर मौजूद है। इसी तरह प्रोसेस नंबर 3 का जो प्राइवेट डाटा है वो आपको नज़र आएगा फ्रेम नंबर 2 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर पेज टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो जो है हमारे पास इसकी मज़ीद हमारे पास कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं जिसमें हम पेज टेबल के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। बिफोर गोइंग फॉर दैट, मेमोरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मेमोरी स्ट्रक्चर फॉर पेजिंग कैन गेट ह्यूज यूजिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। अगर आप करेंगे तो हम लेट्स से हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट हो रहा है अगर वो 32 बिट का है तो वो डेफिनेटली साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। सो पेज साइज़ अगर आपका जो है अगर आप 2⁻12 के ऊपर बात करते हैं तो आपका जो पेज साइज़ है वो 4K हो जाता है। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास अगर पेज साइज़ 4K का हो तो पेज टेबल के अंदर जो हमें एंट्रीज नज़र आएंगी वो 1 मिलियन के करीब हो जाएंगी। उसकी वजह यह कि अगर आपका पेज साइज़ 12 का है, 32 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचती है दैट इज़ 20 लेट्स से, क्योंकि जो आप ये डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स इनकी माइनस होंगी। सो 32 - 12 is equal to 20 and 2 raised to power 20 is equal to m which is 1 million. सो अगर आप लेट्स से कि अगर आपकी ईच एंट्री 4 बाइट कंज्यूम कर रही है तो दैट मीन्स कि 4 MB जो स्पेस है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो है कंज्यूम हो रही है। वो आप डिवाइड कर रहे हैं पेज टेबल से तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा एक जगह जो है आपकी कंज्यूम होने जा रही है। दैट मीन्स कि अगर आपकी 4 MB की एड्रेस स्पेस है उसको आप डिवाइड करते हैं पेज टेबल के
साइज़ के साथ, तो एक पेज के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छी खासी एंट्रीज आना शुरू हो जाएंगी। सो ये आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो अब इतने बड़े डाटा को अकोमुलेट करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली उनको इतने ज़्यादा जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतने आपको सर्चिंग करने की कॉस्ट पड़ेगी। जब आप उसको सर्च करेंगे टेबल के अंदर के मैं इसको कैसे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच सकूं जहां पे वो पेज जो नंबर है वो मुझे बता सके कि फ्रेम कौन सा है। सो इसके लिए फिर आपके पास जो मौजूद हैं जो कॉमन टेक्निक्स हैं उनमें आपको हायरार्किकल पेजेस आ जाते हैं, हैश टेबल्स आ जाते हैं, हैश पेज टेबल्स आ जाते हैं, इन्वर्टेड पेज टेबल्स आ जाते हैं। हायरार्किकल पेज टेबल्स ये है कि आप इसको मल्टीपल कैटेगरीज में आप फॉलो करना शुरू करते हैं, बजाय ये कि आप सिंगल पेज में आप उसको डिवाइड करें, आप मल्टीपल टेबल्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं और हर टेबल जो है वो अगले टेबल की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है। लेट्स से कि अगर आप 2 लेवल पेज की बात कर रहे हैं तो पहला पेज की जो एंट्री है वो दूसरे पेज की एंट्री की तरफ रेफ़र करेगी, और जो दूसरे पेज की एंट्री है वो आपको फ्रेम के लेवल के फ्रेम जो है वो आइडेंटिफाई करेगी। लेट्स से कि आपका एक आउटर पेज है जो कि आपके एक इनर पेज की तरफ ट्रैक कर रहा है। लेट्स सपोज कि आपने उसको डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में, तो फर्स्ट पेज के अंदर आप जो एड्रेस आएगा वो आपको आउटर पेज को डायरेक्ट करेगा। जब आप एक पर्टिकुलर एंट्री की तरफ जाएंगे तो वो आपको एक अलहदा पेज की तरफ रेफ़र करेगा, और वो पेज नंबर जो है वो आपको अल्टीमेटली उस फ्रेम नंबर का बताएगा जहाँ से आप अपनी वैल्यू को एड्रेस करवा सकते हैं। सो बेसिकली ये है कि अब आपके पास जो 2 लेवल है, अब आपके पास जो है कैटेगरीज 3 बन जाएंगी। एक तो आपका ऑफसेट है जो आपने मेन मेमोरी के अंदर जो है फ्रेम के अंदर आपने किस लोकेशन पर जाना है वो तो आपको ऑफसेट बताएगा। लेकिन आपका जो पेज नंबर था अब आपने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे आप उसको डायरेक्टली 22 बिट्स को यूज़ करने जा रहे थे। अब आपने 22 बिट्स के बजाय आपने उसको 12 में और 10 में डिवाइड कर दिया। सो दैट मीन्स कि पहला जो पेज है पेज टेबल है उसकी एंट्रीज 2⁻12 की होंगी, जबकि सेकंड पेज की एंट्रीज 2⁻10 की होंगी। सो पहले में से आप जो एंट्री निकालेंगे वहाँ से आप पेज 2 में जाएंगे और पेज 2 के अंदर आप जो है वो एंट्री 2⁻10 के हिसाब से निकालेंगे, और उसके बाद जो आपको फ्रेम आइडेंटिफाई होगा उसके अंदर जो है आप जो है एड्रेस को ऑफसेट को ऐड करेंगे और पर्टिकुलर रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। सो P1 के अंदर आपको एक आउटर पेज की वैल्यू आइडेंटिफाई हुई, यहाँ से आपको पेज 2 आइडेंटिफाई हुआ। इस पेज 2 के आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाके अब आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी इस पर्टिकुलर स्लॉट की जहाँ पे आपको फ्रेम नंबर मौजूद है। अब ये जो फ्रेम नंबर है यहाँ से आप को वो पर्टिकुलर फ्रेम मिला है जिसके साथ ऑफसेट करके आप अपनी पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। सो जिस तरह हमने बात की कि 32 बिट के अंदर ये मसला था, तो डेफिनेटली अगर हम इसका साइज़ और बढ़ा देते हैं, हमारे पास अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो 32 की जगह इवन 64 तक अवेलेबल हो गई है। तो अगर आप 2 लेवल तक रहते हैं तो आपके पास ये है कि लेट्स से कि हमने आउटर पेज जो है 42 पे कर दिया है और अंदर हमने 10 पे कर दिया है और ऑफसेट आपके पास 12 का आ गया। नो डाउट ये आउटर पेज जो है इसकी एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 2 लेवल तक ही रखें, आप इसको मल्टीपल लेवल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ वन सोल्यूशन कि एक तो आप ये 2 लेवल पे ही रखें। 2 लेवल पर रखने से आपका जो आउटर पेज है इसकी एंट्री 42 है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप इसको 42 पर रखने के बजाय इसको मज़ीद एक लेवल और इंक्रीज़ कर दें, यानी बजाय आप 1 लेवल पर रहने के आपने उसको आसानी के लिए 2 लेवल पे कन्वर्ट किया था, अब आपको मज़ीद अगर आसानी चाहिए तो आप 2 की जगह उसको 3 लेवल पे कन्वर्ट कर दें। तो 3 लेवल पे कन्वर्ट करने से आपको होगा ये कि एक तो आपका ऑफसेट आ गया है जहाँ पे आपने देखना था, वही पैटर्न जो आपने 2 में किया था वही पैटर्न अब आपका तीसरे पे अप्लाई होगा कि आप सबसे पहले P1 को एड्रेस करेंगे। P1 से जो आपको वैल्यू शॉर्टलिस्ट होके पेज मिलेगा वहाँ पे आप पेज टेबल मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप P2 को फाइंड करेंगे। फिर उस पेज के अंदर पेज टेबल में से आपको नेक्स्ट पेज टेबल की वैल्यू मिलेगी, और उस पेज टेबल पर जाने के बाद आपको वहाँ से ऑफसेट के थ्रू आपको आपका रिस्पेक्टिव फ्रेम जो है वो मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी वैल्यू को या डाटा को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास हैश टेबल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, चूँकि जब 32 की वैल्यू पे बात करते हैं तो 32 तक फिर भी हमारे पास जो है वो उसको पेज टेबल जो है वो किसी तरह मैनेज कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम 32 की बिट स्पेस को क्रॉस करते हैं, लेट्स से कि हम 64 पे जाते हैं, तो हमें इतने बड़े एड्रेस स्पेस को मैनेज करने के लिए ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसको नॉर्मल पेज टेबल के थ्रू हम उसको जो है वो कैटर कर सकें। तो फिर उसके लिए हम क्लस्टर्स ऑफ पेज टेबल बना लेते हैं। दैट मीन्स हमने अभी देखा है कि 3 पेज टेबल्स बन गए, हम इसको छोटे छोटे पेज टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कर देते हैं। एक पेज टेबल जो है वो उसको हम हैश फंक्शन के थ्रू हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि हमें जो पेज नंबर है वो हमें हैश फंक्शन के थ्रू हमें बताएगा, और हम हैश टेबल के अंदर जाएंगे और वहाँ से हम एक से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, फिर इस तरह हम जाते जाते हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी एक जगह पे जाके कि हमें कितना आगे जाना है, और उसके बाद हमें जो है पर्टिकुलर फ्रेम नंबर के साथ जो है जो हमें वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद हम ऑफसेट को ऐड करेंगे और वहाँ से हम उस पर्टिकुलर फ्रेम में हम जाएंगे जो फिज़िकल मेमोरी में हमें हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को डाटा को जो है हमें फ़राहम कर सकता है। इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर जो है बजाय हम ये कि हम पेज टेबल को ढूंढते फिरें, हम इसको इन्वर्टेड कैटेगरी में ले जाते हैं कि बजाय हम पेज टेबल के हम फ्रेम्स को ढूंढना शुरू करते हैं, ताकि जितने हमारे पास अवेलेबल फ्रेम्स हों हम उनका टेबल बना लें, ताकि जैसे ही हमें पास अवेलेबल होता जाएगा हम उनके ऊपर जो है वो पेजेस को लाके हम यूज़ कर सकें। तरीक़ेकार ये है कि आपका जो प्रोसेस आईडी है उसको हम यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस आईडी को सर्च करते हैं पेज टेबल के अंदर। इस पेज टेबल के अंदर जो है वो उस प्रोसेस आईडी को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या जो हमें पेज रिक्वायर्ड है वो उधर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके साथ हम ऑफसेट को ऐड करेंगे और उस पर्टिकुलर फ्रेम पर चले जाएंगे जहाँ से हम अपना डाटा जो है वो अचीव कर सकें। हमने ये जो पेज टेबल है इसकी हर एंट्री को डिज़ायर्ड फ्रेम नंबर के साथ जो है वो कंसाइड कर दिया। जो ये नंबर हमें देगा वो हमें आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास जो कौन सा फ्रेम है जहाँ पे हमें जाना है, उस नंबर के अंदर हम ऑफसेट को ऐड करेंगे और अपने डिज़ायर्ड फिज़िकल एड्रेस पर जाएंगे और वहाँ से अपना डाटा पिक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की कि ये कहाँ पे हमें नज़र आते हैं चीज़ें, तो अगर हम ओरेकल की बात करें तो सोलारिस सिस्टम के अंदर जो 64 बिट सिस्टम है वहाँ पे आपको टाइटली इंटीग्रेटेड हार्डवेयर नज़र आता है। इसके लिए गोल क्या है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाए और लोअर ओवरहेड आपको नज़र आए। इसके अंदर जो आपको सोलारिस है ये आपको हैश टेबल बेस्ड नज़र आता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। जो दो आपके हैश टेबल्स यूज़ होते हैं, एक आपका कर्नल के लिए यूज़ होता है और एक आपके जनरल यूज़र प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसी तरह ईच मैप मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम वर्चुअल टू फिज़िकल मेमोरी, दोनों का काम यही है कि वो मेन मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी को जो है वो फिज़िकल पे जो है वो मैप करे और वहाँ से वो डाटा जो है वो यूटिलाइज़ कर सके। इसी तरह जो TLB है जो ओरेकल के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, वो जो होल्ड करती है वो है ट्रांसलेशन टेबल एंट्रीज। दैट मीन्स कि TLB के अंदर डायरेक्टली पेज आपके पास जो है वो वैल्यूज़ डायरेक्टली एड्रेसेस मौजूद नहीं है, बल्कि टेबल की एंट्रीज मौजूद हैं कि उससे रेलेवेंट टेबल कहाँ पर मौजूद है, ताकि आप उसको जो है फास्ट लुकअप कर सकें और वहाँ से कैशे से आप डायरेक्टली उनकी टेबल्स तक रसाई हो जाए। इसी तरह वर्चुअल एड्रेसेस जो हैं वो रेफरेंसेस कॉज करते हैं TLB की सर्च के लिए। अगर आपको मिस होता है तो हार्डवेयर वॉक इनटू द मेमोरी, TSB लुकिंग फॉर द TT कॉरस्पॉन्डिंग टू द एड्रेस। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि TLB के अंदर मिसिंग होगी तो आप मेमोरी के अंदर जाएंगे और वहाँ से जाके आप सर्चिंग करेंगे। तो ये वही तरीक़ेकार यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, बस ये है कि चीज़ों को उसने मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इफ़ मैच फाउंड द CPU कॉपीज़ द TSB एंट्री इनटू द TLB। अगर आपको एंट्री जो है वो पीछे मेमोरी में मिलती है, तो जो आपको
पीछे एंट्री मिली है वो ला के आप कॉपी कर देते हैं अपने TLB के अंदर, ताकि अगली मरतबा अगर आपको उसको एक्सेस करना पड़े तो आप को वापस मेमोरी तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको वहाँ पे भी मैच नहीं मिलता तो कर्नल interrupted to search the hash table. The kernel then create a TTE from the appropriate hash table and stores it to the TSB. अब अगर तो आपके बफर के अंदर जो है, जो आपने एक और स्टोरेज बफर क्रिएट किया था जहाँ से आपको वैल्यू मिली थी, तो आपने यहाँ पे TLB बना के रखा था, अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिलता तो फिर आप हैश टेबल को यूज़ करते हुए मेमोरी की तरफ देखेंगे और मेमोरी से वो एंट्री क्रिएट करवा के आप जो है वो रखवाएंगे TSB के अंदर भी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं इंटेल के, उसमें जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास आर्किटेक्चर हैं दैट इज़ 32 एंड 64। तो ये चूँकि हमारे पास डोमिनेंट इंडस्ट्रियल चिप्स हैं, मेजॉरिटी जो हमारे यूज़र्स हैं इन वो हमारे जो हैं वो इंटेल को प्रेफर करते हैं। तो पेंटियम के अंदर हमारे पास दोनों आर्किटेक्चर्स मौजूद हैं, जिसको आप 32 बिट आर्किटेक्चर भी कहते हैं और 64 बिट आर्किटेक्चर भी हैं। इसके अलावा और भी वेरिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे दोनों मेन हैं, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। जब आप 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास जो पेजिंग है उसके अंदर जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, सेगमेंटेशन भी है, सेगमेंटेशन विद पेजिंग भी, दोनों की सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। यानी एक के अंदर एक हम खाली सेगमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और सेगमेंटेशन के अंदर हम मज़ीद पेजिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। सो हर सेगमेंट का साइज़ जो है वो 4 GB तक है, अप टू 16 के सेगमेंट जो है एक प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है। अब इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्टीशन जो है वो 8 के सेगमेंट्स तक महदूद है और ये प्राइवेट प्रोसेसेस के लिए प्रोसेस टू के लिए प्राइवेट जो स्पेस है उसको कंज्यूम करती है, जबकि सेकंड पोर्शन जो है वो 8 के सेगमेंट्स पर ही मुश्तमिल है, लेकिन ये शेयर्ड प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है। जब आपके पास जनरेट होगा तो आपके पास जो लीनियर एड्रेस जनरेट होगा उसके 3 हिस्से आ जाएंगे। SGNP आपने सेगमेंट डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपने इनके प्रोसेस वगैरह की डिटेल्स आपने फर्दर इसको 3 हिस्सों में करनी है। जब आपका लीनियर एड्रेस है वो आपको बताएगा कि आपका पेजिंग यूनिट को दिया जाएगा आपका लीनियर एड्रेस। जो CPU जनरेट करेगा वो लॉजिकल होगा। उसके बाद आप सेलेक्टर जो है वो सेगमेंटेशन यूनिट को डिफाइन करेगा और उसके बाद आपका लीनियर एड्रेस जो आगे मूव करेगा। लीनियर एड्रेस जो है वो आपके पेजिंग यूनिट के पास जाएगा और उसके बाद क्या होगा, इस लीनियर एड्रेस से आप फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे जो कि मेन मेमोरी को एड्रेस करेगा। पेजिंग यूनिट्स फ्रॉम इक्वलेंट टू द मेमोरी, आपके पास जो सपोर्टेड पेजेस साइज हैं वो 4 KB और 4 MB हैं। यानी अगर आपको छोटा पेज यूज़ करना है तो आप 4 KB का यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको बड़े पेज की ज़रूरत है तो डाटा प्लेसमेंट के लिए तो आप 4 MB का पेज भी यूज़ कर सकते हैं। CPU से आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा जो कि सेगमेंटेशन यूनिट के पास जाएगा और सेगमेंटेशन इन रिटर्न उसका एक लीनियर एड्रेस यूनिट जनरेट करेगा और ये यूनिट जो है वो पेजिंग यूनिट के पास जाएगा और वो उसको कन्वर्ट करेगा फिज़िकल एड्रेस में, जिसके बाद आप जो है फिज़िकल मेमोरी को एड्रेस करके वहाँ से डाटा को प्लेस कर सकते हैं। अगर आपका पेज यहाँ पे जो पेजिंग से आप निकाल सकते हैं वो आपके पास ये है कि जी आपका पेज नंबर है जिसको आपने मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला पेज नंबर जो है वो दूसरे पेज टेबल की तरफ रेफ़र करेगा और दूसरा पेज टेबल जो है वो आपको ऑफसेट के थ्रू आपके पर्टिकुलर फ्रेम और डाटा तक पहुँचाएगा। सिलेक्टर जो है वो आपका क्या काम करता है, वो आपके सेगमेंट की डिस्क्रिप्शन देता है कि आपको कौन से सेगमेंट के पास जाना है, फिर वो सेगमेंट से उसका डिस्क्रिप्टर को ऐड करेगा और आपके ऑफसेट के अंदर उसको ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो है वो आप उस लीनियर एड्रेस तक पहुंचेंगे जहां पे आपने निकालना है अपना पेज नंबर। पेज नंबर वहाँ से निकालने के बाद आप वहाँ से फ़िज़िकल एड्रेस जनरेट करवा सकते हैं। आपके पास जो 32 बिट का है उसका तरीक़ेकार ये है कि जी आप सबसे पहले तो पेज की डायरेक्टरी पे जाएंगे जहाँ से आपका पेज डायरेक्टरी आपके लेट से कि आपके पास 22 से लेके 31 तक के जो बिट्स हैं दैट इज़ 22, 23, 22, 4, 25, 26, 27,
28, 29, 30 एंड 31 विच इज़ 10 बिट्स। ये 10 बिट्स के जो है वो आपका पेज डायरेक्टरी है जो आपको आइडेंटिफाई करेगी कि इसके अंदर कौन से डायरेक्टरी में आपने जाना है जहाँ पे आपका पेज नंबर टेबल मौजूद है। यहाँ से इन 10 बिट्स को यूज़ करते हुए आप कंट्रोल रजिस्ट्री के थ्रू आप अगर यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेज मिल जाता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस पेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका पेज साइज़ 4 MB का है अगर आप डायरेक्टली यहीं पे पेज मौजूद है। लेकिन अगर आपके पेज का साइज़ छोटा है तो आपको मज़ीद जो है वो मूव करना पड़ेगा आगे, क्योंकि आपका पेज साइज़ 4 KB है तो आपकी डायरेक्टरी की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका पेज का साइज़ बड़ा है तो आपकी डायरेक्टरी की मूवमेंट जो है वो छोटी हो जाएगी। सो अगर 4 MB पेज साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेन डायरेक्टरी के अंदर ही आपको पेज मिल जाएगा, और अगर आप 4 KB का पेज यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको मज़ीद मूवमेंट करनी पड़ेगी, पेज डायरेक्टरी में से ढूंढना पड़ेगा कौन से पेज टेबल में इस पेज की एंट्री मौजूद है, क्योंकि अगर जो आपका पेज का साइज़ छोटा होता है तो आपकी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इंक्रीज़ कर जाती। सो आप यहाँ से एंट्री जो है वो आइडेंटिफाई करवाएंगे उस पेज टेबल की, और फिर उस पेज टेबल में से आप जो है वो उस 4 KB के पेज को चेक करेंगे कहाँ पर मौजूद है, और फिर वहाँ से जाके आप ऑफसेट के थ्रू अपनी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, उस डाटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये वही आपके पास है कि आपका जो है वो डायरेक्टरी जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे साइजेस चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मेमोरी जो है वो 4 GB से बढ़ जाती है। सो दैट मीन्स कि 32 बिट एड्रेस लिमिट दी इंटेल टू क्रिएट अ पेज एड्रेस एक्सटेंशन। आपके पास अगर जो है चूँकि हमारे पास मेमोरी को लिमिट होना शुरू हो जाती है, अगर हमारे साइजेस बढ़ जाते हैं, तो अगर हमारे पास पेज सारे के सारे 4 KB के आ जाते हैं फिर क्या करेंगे आप। सो आप ये है कि आपने एक बिट के ऊपर यानी आप कह लें कि एक मेन डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर मज़ीद पेज की डायरेक्टरीज़ मौजूद हैं। इस पेज की डायरेक्टरीज़ में से आपने पेज टेबल निकाला है, और इस पेज टेबल में से आपने वो पर्टिकुलर पेज निकाला है जहाँ पे ऑफसेट के ऊपर आपका डिज़ायर्ड डाटा मौजूद है। सो जितना आपके पास चीज़ें बढ़ती जाएंगी वो आपके लिए उतना डाटा बनता जाएगा। दैट मीन्स कि हमने पहले जो बात की थी वहाँ पे हमारा बड़ा पेज भी मौजूद था, छोटा पेज भी मौजूद था। जब बड़ा पेज मौजूद था तो बड़ा पेज जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है और उसके अंदर कम पेजेस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक सिनेरियो की बात की है कि अगर हमारे पास सारे के सारे पेजेस ही स्मॉल साइज्ड हों, विच इज़ जो कि आपका स्मॉल साइज़ पेज है विच इज़ ऑफ 4K, तो अगर आप 4K का यूज़ करते हैं तो आपके पास जो टोटल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा आपके पास पेजेस के ऊपर मुश्तमिल हो जाएगी। सो इन दैट केस हम जो है अपनी टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए फिर हम डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज़ बना लेंगे, जिसमें से हम अपनी डायरेक्टरी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जिसके अंदर हमारा डिज़ायर्ड पेज टेबल मौजूद है। फिर उस पेज टेबल के ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम वो एंट्री निकालेंगे जहाँ से जो हमें आइडेंटिफाई करेगी हमारा पर्टिकुलर पेज। अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ है आपका ARM आर्किटेक्चर। ये ARM आर्किटेक्चर जो है ये भी बहुत कॉमन है। ये आपका रिड्यूस्ड जो है रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर में शामिल होता है, और ये आपकी जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी काफ़ी कॉमन है। यानी आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन हो गया या एप्पल फ़ोन्स हो गए, या हमारे पास सेंसर बेस्ड कुछ स्मॉल चिप्ड डिवाइसेस आ जाती हैं, ऑटोनमस कार्स आ जाती हैं, वो आपके ARM चिप्स को यूज़ करती हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये चूँकि स्मॉल साइज होती हैं, एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, इनके अंदर भी जो हमारा जो CPU मौजूद है वो 32 बिट प्रोसेसर ही मौजूद है। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो पेज साइज़ यूज़ करते हैं वो 4K और 16K का भी यूज़ हो सकता है, और 1 MB और 16 MB के सेक्शंस भी हमारे पास मौजूद हो सकते हैं।
सो अगर तो हमारे पास 16 MB या 1 MB का सेक्शन मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम आउटर पेज की तरफ गए हैं, यहीं से हमें वो पेज डायरेक्टली मिल जाएगा। जिस हमने पहले बात की थी कि अगर हमारा पेज बड़ा हो तो डायरेक्टली वो हमें आउटर डायरेक्टरी में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा पेज साइज़ छोटा है तो हम यहाँ से आउटर पेज से हम टेबल से हम इनर पेज टेबल की तरफ जाएंगे, और फिर इनर पेज टेबल से हम अपने डिज़ायर्ड पेज की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट जो है वो मौजूद है। सो यहाँ पे हमारे पास जो TLB है वो भी हमारे पास 2 लेवल्स पर मौजूद है। आउटर लेवल हैज़ 2 माइक्रो TLBs, 1 फॉर डाटा एंड 1 फॉर इंस्ट्रक्शंस। यानी आपने जो 2 TLBs बनाई हुई वो एक डाटा की तरफ रेफ़र करेगी और एक इंस्ट्रक्शन की तरफ। ये दोनों को अलग करने का मकसद ये होता है कि आप मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ जा सकें, पैरेललिज्म की तरफ जा सकें, ताकि आपको ये फ़ायदा होगा कि जिस वक्त आप एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं और आप इन द मीन वाइल जो आप दूसरे जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन जो है उसकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। एक स्टेज के अंदर वो डाटा को फैच करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर डिकोड करने के बाद उसको जो है ऑपरेंड्स को फैच करता है। उसके बाद वो उनको ऊपर जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद डाटा जो आंसर जनरेट हुआ है उसको जाके स्टोर करता है। सो अगर हम ये बात करें तो जिस वक्त आप फैचिंग कर रहे हैं और अगर आप पैरेललिज्म में बात करने जा रहे हैं तो आपकी इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो जिस एक फैच हो गई है, तो अगली इंस्ट्रक्शन जब यानी पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोडिंग के फेज़ में जा चुकी है, तो अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच हो जाती है। सो इन दैट केस आपके पास जो अगली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी दैट विल जिस वक्त आपकी इंस्ट्रक्शन 1 डिकोड हो रही है, इंस्ट्रक्शन 2 फैच हो रही होगी। जिस वक्त आपकी इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो ऑपरेंड फैच कर रही है, तो ये जो है वो डिकोड हो रही होगी, और इसी तरह ये आपका जो है वो साइकिल चलेगा आगे फॉरवर्ड। सो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जब आप इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे पहुँचते हैं और आप इस इंस्ट्रक्शन को फैच करना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रक्शन को फैच करता हूँ तो इसी लेवल पे मेरे ऑपरेंड्स भी फैच हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों एक ही टाइम पर फैच हो रहे होंगे तो दोनों एक ही मेमोरी बस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिर उसके लिए अपने जो डाटा को कंटेन करने के लिए जो हमारी मेमोरीज़ हैं उनके लिए जो रास्ते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, ताकि अगर मेरी ये दोनों एक ही जगह को यूटिलाइज़ करना चाहते होंगे तो ये दोनों एक वक्त में नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में मेमोरी की फैचिंग हो रही है। एक ऑपरेंड्स को फैच कर रहा है जबकि दूसरा इंस्ट्रक्शन को फैच कर रहा है। सो अगर हम इन दोनों को अलहदा कर देंगे कि हम डाटा को स्टोरेज ही अलहदा दे दें और इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज ही अलहदा दे दें, तो दोनों एक ही वक्त में अपना काम कर सकते हैं और हमारी वर्किंग जो है वो पैरेललिज्म के अंदर वो कंटिन्यू कर सकती है और हमारी वर्किंग और एफिशिएंसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। सो जो आपकी इनर वाली है इज़ अ सिंगल मेन TLB। फर्स्ट इनर इज़ चेक्ड ऑन मिस, आउटर एरियाज आर चेक्ड एंड ऑन मिस ऑफ पेज टेबल वॉक परफॉर्मेंस बाय CPU। सो पहले आप जो है वो एक जो है इनर को चेक करेंगे और इनर के ऊपर बाद में आप जो है वो आउटर को जो है वो चेक करेंगे कि आपका जो है वो डाटा मौजूद है या नहीं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8 और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।